ओके, गुड इवनिंग। तो हम लोग का एक क्लास हुआ था ना इसका, अभी हम लोग जो PYQ डिस्कशन शुरू किए थे गेट बैच का, है ना। तो अभी 2023 से स्टार्ट किया है, फिर 2005 तक करेंगे। तो 2023, 22, 21, 2019 है ना, ये 5 पेपर जो है आपके। इसमें तो गेट स्टैटिस्टिक्स का पर्टिकुलर पेपर है, तो इसमें हम लोग है ना टोटल डिस्कस करेंगे, मतलब जितने क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस करेंगे। और बाकी 2018 से पहले, मतलब 19 से पहले, है ना। तो गेट स्टैटिस्टिक्स तो 19 से स्टार्ट हुआ है, तो 2018 या उससे पहले क्या है, गेट मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन आते थे, तो हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो अभी सिलेबस में है। एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे 2000 है ना, एटलीस्ट 5 से लेके 18 तक का। पीडीएफ मैंने भेजा भी था आप लोगों को ग्रुप में एक बार, है ना, तो आप लोगों ने सॉल्व किए भी होंगे। तो उधर आसान क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े है ना जो अलग पेपर हुआ है। तो मेनली आपको इंपॉर्टेंट है करना 23 से 2019 तक का जो गेट स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, उसके एक एक क्वेश्चन कीजिए। सिलेबस कई बार चेंज होते रहे तो आप देख लीजिएगा सिलेबस अभी क्या है, क्योंकि सिलेबस है ना चेंज होता रहा है। तो पहले एनोवा भी था, या कई बार डिफरेंशियल क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो अभी सिलेबस में नहीं है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो आई थिंक लास्ट टाइम जो मैंने स्टार्ट किया था ना, तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, आपको सॉल्व करके आना है, फिर उसका डाउट डिस्कस होगा। तो आप अगर सॉल्व करके आओगे तो डाउट पूछ पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है। तो लास्ट क्लास में मैंने 31 तक, ये दूसरा लेक्चर है ना, बैच 6 का लेक्चर 2 है ये। तो बैच 6 में हम लोग PYQ गेट का कर रहे हैं। तो पहला लेक्चर में 31 तक हमने डिस्कस किया था हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, और ये दूसरा लेक्चर है उसका। तो यहाँ पे हमारा अभी 32 से स्टार्ट करता हूँ, 65 तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। और इसमें आपको एप्टीट्यूड वाला भी करना है। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स में, क्योंकि आपके जो रैंक आएंगे उस मार्क्स पे आएंगे जो 100 में से आएंगे। तो आप किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। अगर आप चाहे तो जैसे 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है तो इग्नोर नहीं करना 15 मार्क्स को, क्योंकि 15 मार्क्स है ना बहुत, उसमें 10 मार्क्स भी ले आएंगे तो आपका रैंक काफी इंप्रूव हो जाएगा। और गेट क्वालिफाई करने के लिए 25 मार्क्स चाहिए ना जनरल कैटेगरी वालों को, तो 25 प्लस तो आपको करना ही है, और वो आपको देखना है कैसे आप कर सकते हो। इसलिए एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए PYQ से एटलीस्ट, है ना। ठीक है, तो तो लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप किए थे 31 पे आई थिंक। हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लैंग्वेज समझने में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमने इसको यहाँ पे स्टॉप किया था, हिंट दिया था। बाकी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 32 से लेके 65 तक एक बार हम लोग अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी, मे बी परसों होगी, तो उसमें आपको क्या करना है कि इसके डाउट्स बताने कौन कौन से क्वेश्चन आपके नहीं हुए, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जब तक PYQ सॉल्व नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आपको सॉल्व करके आने हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं 32 से। तो ये क्या कह रहा है कि ये 32 नंबर क्वेश्चन है कि लेट, है ना। तो ये आपको कह रहा है कि लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग मीन 4 एंड वेरिएंस 9। तो मीन 4 है, वेरिएंस 9 है, और क्या बोल रहा है कि yn जो है x बार के इक्वल है। yn कुछ नहीं है, वो x बार है ना। yn यहां से दिख रहा होगा आपको कि yn इज जस्ट x बार। तो पूछ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ yn माइनस 4 अपॉन रूट n। तो इट इज लाइक yn मतलब x बार समझो आप, है ना। और तो ये x बार है, अभी ये समझो x बार है। तो क्या आएगा इसका आइडिया है आप लोगों को, बताइए हाउ टू सॉल्व। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब xn बार का 3/√n होगा, तो इसको जैसे मान लीजिए x माइनस 3, अच्छा x माइनस 4, x माइनस 4 ना, अच्छा 3/√n, ओके। और ऊपर से उसको सर मतलब 3/√n इनटू अच्छा दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1, ओके। अच्छा इसको हटा दे अगर हम ऐसा बात करें x बार माइनस 4 और 3/√n
जस्ट 1/√n। तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू? सर ये नॉर्मल 0 3 पे हाँ, नॉर्मल 0 9 हो जाएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन 3 है आपका, तो ये नॉर्मल 0 9 हो जाएगा। इसी को यूज कर लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, एक्चुअली फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 1/√n तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ क्या है, x बार -4 अपॉन √n है, और यहाँ 1 अपॉन √n है, मतलब इनटू √n है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें √n ऊपर नीचे 1/9 into 9 करके कर लेंगे सर, काई स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको हो जाएगा, मतलब 1/9 into 9 कर लेंगे, और वो x स्क्वायर हो जाएगा काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर 1 क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1/9। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, उससे ये पता चल जाएगा आपको क्या होगा, 9 हो जाएगा इसका वैल्यू। हाँ, नहीं तो मीन के हेल्प से भी कर सकते हैं आप, कि ये एक्चुअली वेरिएंस हो जाएगा इसके इक्वल, वेरिएंस ऑफ दिस, तो उससे भी कर सकते हैं आप। बाद में है ना √n आप लाएंगे, यहाँ अगर मैं √n मल्टीप्लाई करूँ ब्रैकेट के अंदर ही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये n हो जाएगा, और n² बन के ये बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ √n माइनस दिस, और ये है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, है ना, तो ये 9 अपॉन n², मतलब 0 ही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करना आप, शायद 0 आ जाएगा, क्योंकि है ना इस n की वजह से ये n बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में n का कोई दिक्कत तो है नहीं, तो n बाहर आ जाएगी, तो 1/n² टाइप का बाहर आ जाएगी, तो उससे n 0 ही आ जाएगा। आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करके आइए, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है WT विद स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, हमने पढ़ा था सिलेबस में। तो क्या होता था, WT का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, याद है? हाँ, WT का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 0 t है ना, नॉर्मल 0t एक्चुअली। तो ये नॉर्मल 0t है आपके पास। अब आप हमने डायरेक्ट कहा कि इसका फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद है तो हमने जब क्लास में आपको बताए थे, तो WT2 गिवन WT1 इज इक्वल टू, मान लीजिए फॉर एग्जांपल x, नॉर्मल होगा, तो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, हमने डिराइव किया था ना, नॉर्मल विथ व्हाट मीन एंड व्हाट वेरिएंस, तो उससे हो जाएगा। क्या आया था, normal 0 t2 minus t1 into a, ओके, t1 is less than, यहाँ पे क्या, हाँ हमारे केस में क्या है, यहाँ पे T2 ज्यादा है T1 से, मतलब T1 लेस देन T2, है ना। और तो जैसे आप बता रहे नॉर्मल 0 कॉमा, हाँ a in t1 minus t2, a इंटू T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, t2 minus t1, एक बार चेक कर लीजिए फॉर्मूला, है ना। हमने तब डिराइव किया था जब थ्योरी कर रहे थे, तब डिराइव किया था, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। हमें पता है कि कंडीशनल है ना, बस ये था कि कोवेरिएंस बिटवीन, ये था हमें पता है ना, ये बाइवेरिएट नॉर्मल बनाएगा, तो बाइवेरिएट नॉर्मल बनाएगा, तो उस केस में बाइवेरिएट नॉर्मल के केस में यहां से आपके पास सर a, t2 minus t1, हाँ सर a t2 minus t1, ओके, तो ये जैसे हो गया आपका। अब उससे कर सकते हैं आप, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो ये स्क्वायर है जस्ट, तो इसका स्क्वायर है, तो उससे आ जाएगा। फॉर्मूला गलत लिखा है आपने, क्या है, नॉर्मल a, t2 minus t1, और वेरिएंस क्या, a मतलब वो x होगा सर यहाँ पर, हाँ मतलब ठीक है, वो x जो है यहाँ पे x हो जाएगा, हाँ ओके। नहीं, वो आपने 0 कोमा लिखा है, 0 नहीं x होगा, अच्छा एक मिनट, उसका देख लेना, मैं डिराइव करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, मैं डिराइव कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं देखकर ही बोल रही हूँ। अच्छा एक मिनट, तो हम लोग इसका प्रूफ किए थे, जैसे हम लोग ये जानते हैं आई थिंक, कोवेरिएंस बिटवीन WT2 WT1 ये कर रहे थे ना, तो WT2 जैसे है या WT है, तो ये नॉर्मल 0 T2 है, तो इसका तो एक तो था क्या था, वेरिएंस निकाला था आपने, कोवेरिएंस नहीं निकाला। नहीं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ जैसे, तो प्रूफ करने के टर्म में इसकी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो ऐसे है नहीं। तो ओके, आप बता रहे हैं कि WT2 गिवन WT1 इज इक्वल टू, मान लीजिए A है, हाँ अब बताइए A t2 minus t1, ओके T2, a कोमा सर, अच्छा A T2 माइनस T1 ये था, हाँ सर, ओके एक बार देख लीजिए सब लोग, है ना। तो ये हमने प्रूफ किया था उसमें, आपको याद रखना पड़ेगा, तो ऐसा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा A T2 माइनस T1। अब इसको पुट कर लीजिए, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिख गया, तो इसका मीन वेरिएंस आ जाएगा, मीन वेरिएंस से स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके हेल्प से ट्राई कीजिए।
और नहीं होता है फिर नेक्स्ट क्लास में करूंगा। जैसे मान लो कई बार मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर ड्राइव कर दूंगा। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आप क्या कीजिए कि उसको या तो याद करके जाइए या फिर आपको ड्राइव करना पड़ेगा उस पॉइंट पे, है ना, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है xn जो है हमारे पास बी अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस, ये दे रखा है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो ये पूछ रहा है। तो इसका कैसे किया था, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर लेंगे, है ना। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो सिंपली यू कैन यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके हिसाब से ये जो टीपीएम उसके हिसाब से हो जाएगा, है ना। तो मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ ना, टाइम खत्म हो जाएगा। अब एक बार हिंट देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, फिर आप इसको जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कीजिए। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 x3 जो है नॉर्मल 3 म्यू सिग्मा है ना, म्यू वेक्टर है, सिग्मा मैट्रिक्स है और म्यू वेक्टर सिग्मा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है आपको। तो ये भी हमने क्लास में अलग सॉल्व किया ही था। तो x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो ये है ना, हमारे पास क्या है a डैश x है, तो a डैश x का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा था, a डैश म्यू फिर a डैश सिग्मा, है ना, a। तो उससे आप निकाल लेंगे मीन वेरिएंस, फिर इससे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। ये तो इजी है। यहाँ पे क्या है कि A कोई n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। सो A जो है n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको इसमें देखना है कि क्या क्या है। देखिए A सिमेट्रिक है तो एक ऐसा C मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी इस तरीके से A प्लस CI इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट, सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट। तो बताइए एक ऐसा C एग्जिस्ट कर जाएगा जिसमें A प्लस CI इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट विथ IN इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा होगा। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी, जब हम लोग है ना थ्योरी कर रहे थे इसका तो डिस्कस किया था। तो सिंपल है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है तो पॉजिटिव डेफिनिट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जस्ट कोई सिमेट्रिक मैट्रिक इज पॉजिटिव डेफिनिट, हाँ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए ना, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है सफिशिएंट है। तो थ्योरम हो गया कि अ सिमेट्रिक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनिट इफ एंड ओनली इफ आवर आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, इफ एंड ओनली इफ है। तो बस क्या है, मान लीजिए A की आइगन वैल्यू एग्जांपल के लिए आपको लगता है कि A की आइगन वैल्यू -100 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, C को हम 200 चूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें देयर एग्जिस्ट का आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा। तो A की जो भी आइगन वैल्यू हो, मान लो A की आइगन वैल्यू -100 -200 -300 है, तो मुझे ऐसे करना है कि A प्लस CI की आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो मैं C 1000 चूज कर लूंगा, है ना। तो 1000 जो भी नंबर ऐड करेंगे तो समहाउ तो ऐसा एक कांस्टेंट C तो हम ढूंढ ही पाएंगे, बहुत लार्जर हो जाएगा, जिसके लिए A प्लस CI की आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो इजी है, ठीक है। यहां कह रहा है इफ A इज अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट, तो A सिमेट्रिक है पॉजिटिव डेफिनिट है, तो पूछ रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स B सच दैट A इज B स्क्वायर। क्या होगा ये, ट्रू या फॉल्स? फिर अगर b is equals to root a होती है, हाँ हाँ तो a का आइगन वैल्यू λ1 λ2, हाँ a को λ1 λ2 पॉजिटिव देखेंगे, so root λ1 root λ2 also पॉजिटिव होगा। हाँ यस यस, आप सही कह रहे हैं, तो वो सही हो जाएगा, है ना। जैसे इसने कहा है कि A सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनिट है, तो ये तो मुझे पता ही है कि A की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जब A की आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या करना है, दिस A बराबर B स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो हम B की आइगन वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A आएगी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ A लेंगे एक्चुअली, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा इजीली कि है तो A बराबर B स्क्वायर, तो B बराबर रूट A, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर आप एक बार ऑफिशियल आंसर किसे मैच करते रहिएगा ना, इसका आंसर की अटैच्ड है आपके पास भी होगा, तो उसमें चेक कर सकते हैं आप। और ऐसे नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डाउट डिस्कस करेंगे, जस्ट कि आपके जो जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे प्रॉपर में लिख के सॉल्व, जैसे जैम बैच में करता हूं मैं, प्रॉपर लिख के सॉल्व कर दूंगा उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास कि x क्या है, रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ, ये आपको दे रखा है ना, x रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ, ये जैम वाले बैच में डाल दिया ग्रुप लिंक मैंने,
तो ना तो ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, x रैंडम वेरिएबल है, इसका पीडीएफ ये है, y बराबर log x है, तो ये तो इजी है ना। क्या करेंगे आप, ये क्या गिवन है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन लेके हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हाँ इजीली हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 1 इंटरसेक्शन y लेस देन 2 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2, तो इससे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जस्ट यूज कर लीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एंटी बी अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 1, तो लैम्डा 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग, तो प्रोबेबिलिटी n3 इज 3 गिवन n5 इज 5। तो इसका मतलब हमने डिस्कस किया था कि पहले 3 मिनट में कितने कस्टमर आए, 3 कस्टमर आए, और पहले अच्छा गिवन है, इट इज गिवन दैट इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अच्छा ये थ्योरम है ना, हाँ इक्वल है ना बाइनोमियल। जी जी जी, तो आपको ये थ्योरम यहाँ भी लिखाया था हमने कि n ऑफ मान लीजिए t1 इज इक्वल टू कुछ भी है ना, n t1 क्या लिखूं इसको मैं, चलो अभी आने दो कुछ भी, जैसे ये है n t1 गिवन n t2 इज इक्वल टू n, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल n कॉमा, एक मिनट यहाँ t1 है, हाँ t1 बाई t2, फाइन। तो ये हमारे पास है, जब यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो t1 लेस देन t2 है, तो उस केस में ये होता है कि n t1 गिवन n t2 इज इक्वल टू n, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n t1 अपॉन t2, तो यहाँ से t1 लेस देन t2 है, ठीक है। तो अब इससे डायरेक्टली आ जाएगा, तो हमें क्या करना है 3 पे, तो बाइनोमियल हमारे पास हो गया बाइनोमियल 5 कॉमा, अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/5, सो 3/5, तो बाइनोमियल 5,3/5। अब आप इसको पुट कर लीजिए, तो इससे आ जाएगा इजीली 5c3, अब आ जाएगा, है ना, ओके। दूसरा क्या है, S5 डिनोट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द फिफ्थ इवेंट फॉर द एबव पॉइजन प्रोसेस, तो इस पॉइजन प्रोसेस में जो रेट 1 है जिसका, तो S5 गिवन n5 इज 3, है ना, तो यहां बता रखा आपको कि E ऑफ n, है ना, यहां क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ S5 क्या है, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फिफ्थ इवेंट है, ओके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S5, हाँ, तो यहाँ पे n5 इज 3, इसका क्या मतलब है कि पहले 5 मिनट में कितने लोग आए, 3, n5 nt का मतलब होता है 0 से 2t में n कस्टमर अराइव, तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट में 3 कस्टमर्स आए, तो इसका क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अकरेंस, ये तो पूछ रहा है, ऑफ द फिफ्थ इवेंट, बताइए क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn गिवन nt इक्वल्स टू x इक्वल्स टू t प्लस एक्सपेक्टेशन Sn माइनस x। हाँ ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn गिवन nt इक्वल्स टू x nt इज इक्वल टू x, हाँ तो क्या फॉर्मूला है इसका, इक्वल्स टू t प्लस एक्सपेक्टेशन Sn माइनस x। एक्सपेक्टेशन Sn माइनस x, सफिक्स है, तो सफिक्स Sn माइनस Sn माइनस x है ना, तो ओके, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास कि जैसे पहले 5 मिनट 3 कस्टमर आया, तो 5 प्लस, तो 5 तो आपका सिंपल टाइम ऑफ अराइवल ऑफ 3 कस्टमर्स हो गया, 5 मिनट इज द टाइम ऑफ 3, और नेक्स्ट 2 की बात करनी है ना, वही चीज हो गई यहाँ 5 माइनस x, तो 5 माइनस s2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ s2 नेक्स्ट 2 का, और s2 का क्या फॉर्मूला था, S1 equals to x1 and x1 follow exponential with rate 1 and then lambda equals to 1, then x1 plus x2 will follow gamma 2। हाँ गामा 2 कॉमा रेट वो लैम्डा, तो 2 कॉमा 1, तो इससे क्या आ जाएगा 5 प्लस 2। तो ये आपका गामा 2 कॉमा 1 है ना, तो अल्फा इंटू बीटा या अल्फा जो ही फॉर्म है, तो स्टिल इसका आंसर है ना 7 रहेगा, तो
तो इसका मतलब ये भी ओके है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज इनका फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस, तो ये पीडीएफ है आपका। अब एम कैप क्या है, एमएलई है, एमएलई ऑफ मीडियन ऑफ x, तो पहले तो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा यहाँ पे x1, तो इसका पहले यहाँ से आपको मीडियन निकालने पड़ेंगे और मीडियन आ जाएगा तो एम कैप उसका एमएलई है मीडियन का। तो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सो आई थिंक फर्स्ट मीडियन ही निकालना पड़ेगा तभी एम कैप पता चलेगा। तो एम कैप पहले आप निकालिए, तो एम कैप आपका मीडियन आ जाएगा, है ना। तो पहले जब आप एम कैप निकालेंगे तो उससे मीडियन आ जाएगी, और मीडियन जो भी आती है, सो मीडियन कैसे निकालते हैं, CDF इज इक्वल टू हाफ कर देंगे, तो CDF ऑफ x इज इक्वल टू हाफ, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका CDF हाफ कीजिए, एम कैप आ गया, एम कैप पुट कर दीजिए, तो इजी है प्रोबेबिलिटी निकालना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले CDF निकालना पड़ेगा, उसको पता चलेगा क्या आएगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन वैल्यू ऑफ x एट विच, है ना, मतलब ये हमने पढ़ा है कि CDF जो होगा m पे हाफ के इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में CDF जो है वो हाफ के इक्वल हो जाएगी, तो वहां से कर लेंगे हम लोग, तो उससे m आ जाएगा, m आ गया तो पुट कर लीजिए, तो आना चाहिए, है ना, ठीक है, तो इसको पुट कर लीजिए, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास कि ये कह रहा है कि x1 x2 x10 be a random sample of size 10 from population having normal 0 theta square, तो x10 जो है रैंडम सैंपल है साइज 10 का फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग नॉर्मल 0, थीटा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूछ रहा है थीटा क्या है, अननोन पैरामीटर है, t 1/10 दिस इज द मीन स्क्वायर एरर ऑफ ct, तो फॉर्मूला जानते ही हैं, बताइए, मीन स्क्वायर एरर ऑफ ct एज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, एज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो ct जो है E of ct minus theta square उसका होल स्क्वायर, ये तो बाहर थीटा स्क्वायर निकाल लो या, है ना, इनसाइड रखो, तो फिर इनसाइड रखना पड़ेगा, तो ct minus theta उसका theta square होल स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ पे तो वो करना है आपको ना, एक पे, होल स्क्वायर होगा सर, ठीक है ना, मेन ये तो बायस होता है, बायस आपका e ऑफ ct माइनस थीटा स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर है, तो हाँ क्योंकि अनबायस्ड होगा तो ये हो जाएगा, तो ये आ गया ct माइनस थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी होता है ना, इसको आप ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है वेरिएंस के टर्म में, E of c square हाँ, तो उसमें कुछ ऐसा होता है वेरिएंस ऑफ ct, आगे बायस, है ना, होल, तो ये भी कर सकते हैं, या तो इससे करिए, ये थीटा स्क्वायर के लिए है, या यही ठीक है, यहीं से ओपन कर लीजिए इसको, a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, और यहाँ से आप क्या करेंगे, पुट कर लीजिए, और ये सी नॉट ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो c जो है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो ये एक फंक्शन हो गया, लाइक इट इज अ फंक्शन, आप ऐसा समझ लीजिए कि g ऑफ c ले लीजिए इसको, तो ये g ऑफ c है, इसको ओपन करेंगे तो ये कोई फंक्शन ऑफ c आएगा, तो ये g ऑफ c है, और उससे फिर आप पहले इसको ओपन करके सिंपलीफाई करके फंक्शन ऑफ c आ गया, फिर डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दीजिए, तो वहां c की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 x10 be independent and identically distributed random vector each having normal to mu sigma where sigma is non singular if u जो है 1/1 plus x bar minus mu transpose this, तो हमने ये क्लास में सॉल्व किया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो u के जगह जस्ट आप ये रख देंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करे कुछ आ जाएगा, है ना, इसका आंसर हमने ट्राई किया था, और चलो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है यहाँ पे, ये थ्योरम है ना ये, तो कि x बार माइनस म्यू, इसमें n होना चाहिए, x बार है तो सिग्मा इनवर्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, chi square, और chi square यहाँ पे p आपका क्या है 2 होगा, 2 है ना, तो chi स्क्वायर p होता है, chi स्क्वायर 2 हो जाएगी। देखिए करना क्या आपको इसमें
कि u के प्लेस पे ये पूरा रख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके टर्म में आपको ले आना। n यहाँ 5 है, आई थिंक 10 है, तो n यहाँ 10 है, तो आप यहाँ 10 रखेंगे, सो है ना, तो ये काई स्क्वायर p बनाएगा, तो मैं देखा था काई स्क्वायर p बनाएगा, और उसके बाद फिर आपका तो p आपका यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू 10 है। तो ये थ्योरम है x बार, जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल में ये होता है x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, है ना, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये काई स्क्वायर 1 बनता है। तो उस तरीके से यहाँ 2 वेरिएट है ना, यहाँ पे p2 है, मतलब इसमें 2 कंपोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ काई स्क्वायर 2 बन जाता है, फिर आ जाएगा इजीली। और कहीं ना कहीं वो काई स्क्वायर 2 जो एक्सपोनेंशियल 2 होता है, मतलब काई स्क्वायर 2 जो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, एक्सपोनेंशियल 2 नहीं, एक्सपोनेंशियल 1/2, मतलब एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, तो उसका जो पीडीएफ आपका आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस x/2, उससे इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए आप लोग, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो आप लोग, ठीक है ना, ये है। हालांकि हमने ज्यादातर क्वेश्चन जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने साथ साथ किए ही थे, तो इसलिए लोगों को ये आसान लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर ही रखे हैं साथ में, थ्योरी के साथ में। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ दिन पहले किए थे और आप में से कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा था ये। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट एक्स वाई है ज्वाइंट पीएमएफ, ये ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है, तो मतलब 0 0 पे मास है, 1 1 पे 1 0 0 1, मतलब हमें सपोर्ट में 0 1 है, x के सपोर्ट में आप देखेंगे तो सिर्फ 0 1 है, और y के सपोर्ट में भी 0 1 है। तो जब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जब साथ लेंगे तो पेयर क्या 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह के 4 पॉइंट है, उस पर मास दे दिया। कंसीडर टेस्टिंग h0 जो 1/4 है, h1 थी 1/3 है, बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल x1 y1 x2 y2। तो जैसे रैंडम सैंपल पहले सिंगल ऑब्जर्वेशन का होता था, अब ये पेयर्ड है, तो फ्रॉम द एबव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लेट m बी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट I, जहां xi इज इक्वल टू yi। ये कह रहा है कि m जो है कार्डिनलिटी है किस सेट की, इस सेट की, तो इसमें क्या है सेट ऑफ i सच दैट xi इज इक्वल टू yi, जहां i की वैल्यू 1 से n में होगी। तो आपको बोल रहा है m जो है वो क्या है, स्मॉल m इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल M, और कैपिटल M क्या है, कार्डिनलिटी है इस सेट की। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन। एक मिनट, ये कुछ हो रहा है, कुछ जलने का है क्या, बाहर धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है बाहर से शायद, तो जलेगा इसमें तो नहीं आना। हाँ देखिए, तो यहां पे हमें क्रिटिकल रीजन निकालना है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन निकालने हैं, है ना। तो क्रिटिकल रीजन कैसे निकालेंगे आप, सो क्या करते थे हम लोग क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, LH0 अपॉन LH1 इज लेस देन इक्वल टू के, ये होता है ना, LH0 इज इक्वल टू LH1 इज लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा। तो हाँ जी देखिए, तो LH0 तो क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, m है ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैपिटल M की। तो इसको हमने रिसेंटली सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था आपको याद है, डाउट क्लास में किए थे। याद नहीं है, तो देखना पड़ेगा। हाँ, LH0 पे क्या करना होगा मुझे, एक्चुअली हमें यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में ये है, 0 और 1 1 का लिया था, एक यहाँ पे क्या कह रखा है, अच्छा m एक दे रखा है ना, तो m कार्डिनलिटी है, हाँ, तो या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों 1 होंगे, है ना। अगर मैं m की बात करूं तो हमारे पास रैंडम सैंपल साइज n के है ना, और तो दोनों या तो इक्वल होंगे। अभी चलो पहले ये देखते हैं m की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या है।
तो यहां से क्या आएगा, यहां पे या तो दोनों इक्वल है या दोनों डिफरेंट है, मतलब ये हो गया कि x is 0, y is 0, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ आई, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें दोनों इक्वल हैं, यही ना, तो या तो दोनों इक्वल है या दोनों 1 होंगे, और दिस, तो यहां मैंने क्या किया, थीटा की पावर समथिंग, और हाँ तो थीटा की पावर आई टाइप की आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या होगा कि जैसे थीटा है ना, थीटा की पावर आई, और बाकी क्या है 1/2 माइनस थीटा, इसकी पावर कितनी होगी, m कार्डिनलिटी है ना, अच्छा तो इसकी पावर m एक्चुअली होगी, इसको हटा दो, जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो इसकी पावर m और इसकी पावर, सैंपल साइज क्या है आपका n माइनस m, ये होगी। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, थीटा की पावर m क्यों लिया मैंने, थीटा किसकी प्रॉपर्टी है, इक्वल होने की, और m क्या है, व्हाट इज दिस m, कैपिटल m एक्चुअली वही नंबर है जहां पे दोनों इक्वल है, m is I such that xi is yi, है ना, तो जैसे x1 y1 इक्वल है, x2 y2 इक्वल है, x3 y3 इक्वल है। अच्छा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो जॉइंट पीएमएफ क्या होगा, ये होगा ना कि x और y ये जॉइंट पीएमएफ है, तो जॉइंट पीएमएफ, हाँ अब डिपेंड करता है ना क्या है, थीटा है या ये है, तो इक्वल है तो थीटा हो जाएगा, अगर एक्स वाई दोनों इक्वल है तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, थीटा के। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं, दिस इज थीटा इफ x इज इक्वल टू y एंड 1/2 माइनस थीटा इफ x डिफरेंट देन y, यही तो ऊपर लिखा हुआ है कि x y दोनों इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी थीटा आएगी, और अगर x y डिफरेंट है तो वैल्यू 1/2 माइनस थीटा आएगी। तो यहाँ पे थीटा की पावर m लिया मैंने, y m is the number of points at which both xi yi are equal, कैपिटल M वो नंबर है जिसके लिए xi yi इक्वल है, और यहाँ पे n माइनस m क्या है, वो नंबर है जहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो इससे आ जाएगा, तो ये तो हमारा वो आ गया लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया एक्चुअली, है ना, यस, तो दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, ये l थीटा बोल देता हूँ मैं, तो अब यही चाहिए था बस, अब तो हो ही जाएगा, तो ये l थीटा आ गया, अब यहाँ से LH0 अपॉन LH1, तो LH0 का मतलब क्या, L, ठीक है ना, तो LH0 का मतलब क्या हुआ, H0 में आपका है थीटा बराबर 1/4, सो L 1/4 अपॉन L 1/3 लेस देन इक्वल टू k, आ जाएगा मंजी सैनी, आपको समझ आया। देखिए यहाँ थीटा की पावर m लिया मैंने, हाफ माइनस थीटा की पावर n माइनस m लिया, ऐसा क्यों, सर ये समझ नहीं आया सर। हाँ मतलब अगर ये पूछे हम कि जैसे देखिए लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होती है, लाइक्लीहुड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है यूनिवेरिएट केस में, प्रोडक्ट ऑफ fxi, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो fxi, और डिस्क्रीट है तो ऐसा x is equal to xi, i from 1 to n, है ना, या तो आप ऐसा लिख लो xi is equal to xi, जैसे लिख लो आप xi is equal to xi, हाँ ऐसे कर सकते हो आप, वैसा तो x1 x2 x3 ऐसे आ जाएगा, या कॉन्टिन्यूअस है वैसा हो जाएगा, या कॉन्टिन्यूअस में आप ये जानते हैं, ये डिस्क्रीट में है, कॉन्टिन्यूअस में ये चीज होती है fxi i from 1 to n, है ना, हालांकि रैंडम वेरिएबल्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आप यहाँ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये तो वन यूनिवेरिएट केस में है, बाईवेरिएट केस में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, जो हमारा केस है वहां पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह के सैंपल्स हैं, तो यहाँ पे जो होगा प्रोडक्ट ये होगा x is equal to xi and y is equal to yi, I from 1 to n, तो यही हम कर रहे थे एक्चुअली, तो या तो xi yi के इक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा, ये मतलब है ना कि ये तो xi yi या तो इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि जब इक्वल है एक्चुअली तो यहाँ पे m क्या है, दैट m इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो m इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, तो xi yi ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे xi yi इक्वल है, सो दैट इज द कैपिटल M, तो इसलिए मैंने क्या किया, थीटा की पावर m लिया, क्योंकि
टोटल n डेटा पॉइंट है, इन n में से m वैल्यूज ऐसे हैं जहां पे दोनों इक्वल है xi yi और बाकी ऐसे हैं जहां पे डिफरेंट है, तो थीटा की पावर m दिस। अब ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया और ये LH0 LH1 तो सॉरी हाँ LH0 अपॉन LH1 ये लाइक्लीहुड फंक्शन मिल गया ना। तो एक बार थीटा की जगह आप रखिए 1/4 तो ये LH0 आ गया, थीटा की जगह 1/3 LH1 आ गया, रेशियो लीजिए लेस देन k कीजिए तो इनमें से कोई आ जाएगा m के टर्म में, आप ट्राई करके देखिए आ जाएगा। हालांकि ये हमने कुछ दिन पहले डाउट क्लास में बताए थे है ना, अगर याद हो ना, तो हमने वो जो नेट वाला डाउट क्लास लिया था तो उसमें किसी ने पूछा था या ग्रुप में वीडियो भी शेयर किया 2 दिन पहले शेयर किया था, जब पूछा था उसने श्री मोही ने। तो ओके ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि gx जो है fx प्लस f2 माइनस x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2, f0 to 2 r एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 2 में, ठीक है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है 0 2 में, g डैश नो डेरिवेटिव डबल डैश दिस, देन कौन सा ट्रू है। अच्छा तो इनमें से क्या ट्रू होगा। अब ये मैथ कोर्स है ना, आपको पता ना आपके जो गेट का एग्जाम आपका जो पेपर 2024 का होने वाला है 15 मार्क्स एप्टीट्यूड 25 मार्क्स मैथमेटिक्स, इस तरह से जो मैथमेटिक्स पोर्शन है एंड रेस्ट 60 मार्क्स जो है आपके वो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के होंगे। उस 60 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में से अराउंड 40 to 45 मार्क्स जैम वाले स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो जैम का ही पूरा सिलेबस अगर आप करोगे, पूरा सिलेबस स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पूरा जो जैम में 70 मार्क्स है, तो वो आपके एग्जाम में 40 to 45 मार्क्स के हैं। सर जैम का जो मतलब उसका जो मतलब सिलेबस है मैथ्स का पोर्शन वो बहुत ज्यादा लेंथी है, मतलब हम लोग का तो उतना कुछ है नहीं। एक्चुअली उसने लिखा बहुत ओपन करके है सिलेबस में, सिलेबस में एक एक वर्ड लिखा है, गेट में वैसा लिखा नहीं है जैसे वहां पे एक एक टॉपिक को ओपन करके लिखा है, इसीलिए ज्यादा लग रहा है आपको, है वही चीजें है उतना ही जितना यहाँ पे है, यहाँ थोड़ा ज्यादा ही आपके पास हालांकि, लेकिन चीजें वही है वहां भी, सेम जो आपका है वही चीजें वहां भी हैं, थोड़े से यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो आप अपना सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा वो सेम ही है। देखिए कोई एक्सक्लूड नहीं होगा, आप मैच कीजिए जरा गेट का सिलेबस और मैच कीजिए जैम से, तो क्या आपको ऐसा कोई टॉपिक दिख रहा है जो जैम में है लेकिन गेट में नहीं है, ऐसा ढूंढ मिला कोई? नहीं मिलेगा शायद, जहां तक नहीं मिलेगा क्योंकि वो सबसे, क्योंकि वो जैम इज अ बीएससी लेवल एग्जाम, तो आप बीएससी लेवल एग्जाम है, गेट इज एमएससी लेवल एग्जाम, तो ऑब्वियसली वो सारी बीएससी वाली चीज एमएससी में तो आएगी ना, तो कोई छूटेगा कैसे। वो लोग एक्चुअली जेई की मैथ्स का क्वेश्चन बहुत है, ये भी जेई का ही है, ये क्वेश्चन देखिए जेडबल का ही है सेम, ये क्या है फंक्शन चैप्टर का है, जेडबल का ही है, देखिए आप ये फंक्शन का है ना, ये फंक्शन का क्वेश्चन है, हालांकि फंक्शन में डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो ये भी जेडबल लेवल का ही क्वेश्चन है। तो वैसा आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में बैकग्राउंड में वो यूज होता है, ये चीज है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए तो हमें क्या देखना है, देयर एग्जिस्ट सी जी डैश सी 0, तो ये 0 2 पे बात कर रहा है ना। अच्छा अगर मैं आपसे g0 निकलवाऊं तो क्या बनेगा, f0 प्लस f2, और अगर आपसे मैं g2 फाइंड करवाऊं यहां से, तो है ना, ऐसे क्वेश्चन देख के आपको ट्राई करना है, कई बार क्या होगा आप सॉल्व कर लेंगे जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ मैं कहीं ना कहीं मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए g2 जो है यहाँ पे क्या होगा, g2 आप पुट कीजिए x को 2, तो ये हो जाएगा आपका f2 प्लस f0, ठीक है, तो g2 होगा f2 प्लस f0, ये दोनों इक्वल है ना, तो g0 और g2 इक्वल है, और g क्या है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल था तो g भी होगा। ओके तो ये दोनों इक्वल है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला है लाइक कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो देयर एग्जिस्ट अ c for which g dash equals to 0, right there is c between 0 to such that कि g dash c is equal to 0। इसने पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, रोल्स थ्योरम से सही बताया आपने, ये ट्रू है। अब समझिए ये बोल रहा है f डबल डैश 0 जो है पॉजिटिव है 0 2 पे, अच्छा तो g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, f डबल डैश नेगेटिव है 0 2 पे तो g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर f डबल डैश 0 हो जाता है तो क्या g कांस्टेंट फंक्शन है, तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला तो ट्रू हो गया बाय रोल्स थ्योरम। अब ट्राई करते हैं इसको, तो यहां से आपने देखा कि एक ऐसी वैल्यू तो मिलेगी, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है f की, है ना। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको नहीं समझ आया, जैसे मैं जैम वाले बैच में करता हूं,
कि आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल लो, उससे डिस्कार्ड हो जाएगा। सर रोल्स थ्योरम का डबल डेरिवेटिव भी तो 0 हो सकता है ना? हाँ, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, अगर आप यहाँ f डबल डैश जीरो, हाँ जी डबल डेरिवेटिव c इक्वल टू f डबल डेरिवेटिव सपोज g डबल डेरिवेटिव 2 माइनस g डबल डेरिवेटिव 0 बाय 2 माइनस 0, तो वो तो 0 ही हो रहा है ना। ओके, g डबल डेरिवेटिव 2 माइनस g डबल डेरिवेटिव 0, g डेरिवेटिव 2 माइनस g डेरिवेटिव 0 यस यस यस, बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। हो रहा है f डबल डेरिवेटिव। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है, तो ये तो किसके इक्वल आएगा आप जो कहना चाह रहे हैं? ये 0 के इक्वल आएगा। So there exists c, लेकिन g डैश c 0 है ना, तो g डैश 2 और g डैश 0 के बारे में क्या बोलेंगे, इक्वल है ये? चलिए g डैश देख लेते हैं वहां से। देखिए यहाँ पे अब अगर g डैश में निकालता हूँ, चलिए अब थ्योरेटिकली करके देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं g डैश निकालता हूँ तो क्या बनेगा, g डैश इक्वल टू c। तो अगर मैं g डैश निकाल रहा हूँ तो ये आएगा g डैश x, सो f डैश x माइनस f डैश 2 माइनस x बनेगा ये, है ना। देखिए तो यहाँ से g डैश अगर आप 0 निकालेंगे तो आ जाएगा f डैश 0 माइनस f डैश 2, और g डैश 2 निकालेंगे तो बनेगा f डैश 2 माइनस f डैश 0, जस्ट अपोजिट एक दूसरे का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, तो आ जाएगा यहां से डबल डेरिवेटिव की बात करें अगर हम, सिमिलरली अगर हम यहाँ डबल डेरिवेटिव की बात करें, g डबल डैश x निकाले तो फिर से वैसे ही आ जाएगा f डबल डैश x प्लस f डबल डैश 2 माइनस x, तो ये g डबल डैश x है। ये बोल रहा है डबल डेरिवेटिव f का अगर पॉजिटिव हो जाए 0 2 पे, है ना, f का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए 0 2 पे, तो क्या बोल सकते हैं g के बारे में, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए 0 2 पे तो g के बारे में क्या बोल सकते हैं, और डबल डेरिवेटिव अगर 0 हो जाए तो g के बारे में क्या बोल सकते हैं। Sir, if 5 with the constant, so gx will be constant. If gfx equals to suppose 5, then f 2 minus x will also be 5. हाँ, Gx will be 5. यस, So g will be constant function. I mean d is right. ओके, तो d मतलब d ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, आप कह रहे ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगा। अरे एग्जांपल से अगर आप जा रहे हैं ना तो ठीक है, वही एग्जांपल से देखिए एक बार अप्रोच करते हैं। f अगर x स्क्वायर ले तो हाँ वही करते हैं, एग्जांपल से हम लोग चलते हैं, एग्जांपल से ट्राई करते हैं। तो जैसे 0 2 का जैसे मिड पॉइंट 1 हो गया, तो जो स्लोप तो पैरेलल रहता है टेंजेंट वाला, हाँ एक्स एक्सिस के, तो 0 1 में स्लोप होगा पॉजिटिव और 1 से 2 के बीच में स्लोप होगा नेगेटिव, तो ओके। उससे b और c वाला पॉइंट रिलेट हो जाएगा। जैसे उसमें इंटरवल दिया हुआ है 0 1 and 1 2। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग कर रखा है, ओके। अच्छा देखिए f डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब पता है कहना क्या चाह रहा है कि ये कन्वेक्स फंक्शन है 0 2 में, पॉजिटिव है 0 2 में, तो मतलब ये इस तरह का फंक्शन है एक्चुअली 0 2 में। ओके, तो इसका मतलब है, तो जरूरी नहीं है ना यहाँ पे, मतलब आप जो कह रहे हैं। सर ये fx का कौन सा फंक्शन ले सकते हैं मतलब? हाँ जैसे कि अभी समझते हैं हम लोग, चलिए जैसे यहाँ f डबल डैश पॉजिटिव है, कोई एक ऐसा ऑप्शन मुझे सजेस्ट कीजिए जहाँ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, अभी बता रहे थे ना वो x स्क्वायर, अभी समझिए x स्क्वायर बता रहे थे, तो x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। हम एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं पहले। तो x स्क्वायर का जो डबल डेरिवेटिव है वो 2 आएगा, ठीक। अब चलिए, तो यहां से अगर आप g निकालो x स्क्वायर की हेल्प से तो आपका gx क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x होल स्क्वायर, तो g डैश x निकालेंगे तो 2x, फिर यहां आ जाएगा माइनस में 2 टाइम 2 माइनस x, माइनस है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि g जो g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इसको सिंपलीफाई करते हैं,
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x और ये प्लस 2x, 4x माइनस 4, सो 4 टाइम x माइनस 1 आया, ठीक। तो ये 0 से 1 में डिक्रीजिंग है, तो ये एक्चुअली जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, मोर देन 0 है, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये लेस देन 0 है। तो मतलब यहां पे ये हो गया कि आपका क्या आया, तो ये ओके है, और 1 से 2 में ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मतलब ये स्टेटमेंट एक्चुअली डी वाला फॉल्स होगा। चेक कीजिए, डबल डेरिवेटिव 0 है 0 2 पे, ओके। तो कोई फंक्शन सजेस्ट की, जैसे एग्जांपल के लिए fx को आप x ले लीजिए, ठीक। fx को क्या करते हैं हम लोग, x ले लेते हैं, तो क्या होगा फिर, सी होगा ना, सी में बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये नॉट ट्रू बोला ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव लेना है इसमें ना, तो ये तो गलत हो गया, ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब ये भी ट्रू है, अब ये भी ट्रू आया था, अभी ट्रू आया। ऐसा फंक्शन लेते हैं जहाँ f डबल डैश नेगेटिव हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप माइनस एक्स स्क्वायर के लिए वर्क कीजिए। तो अगर मैं fx को माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूं, तो यहां से मेरा gx आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो जब आप g डैश x निकालेंगे तो ये माइनस 2x और यहाँ फिर से माइनस प्लस 2 टाइम 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x प्लस 4, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ 4 कॉमन तो 1 माइनस एक्स आ जाएगी। अब x अगर 1 से 2 में है, तो x अगर 1 से 2 में है ना, तो यहाँ से x 1 माइनस एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, नेगेटिव हो जाएगा, और ये इंक्रीजिंग कह रहा है ना, ओके। तो आप सही कह रहे हैं, यहाँ है ना, ये एक्चुअली जब x 1 से 2 में है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी, तो g डैश तो नेगेटिव हो गया, तो g डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग कह रहा है, तो यही आउट सिंगल करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हमारा करेक्ट चॉइस हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने माइनस एक्स स्क्वायर लिया, आपने fx को माइनस, यहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए था, fx को हमने माइनस एक्स स्क्वायर दिया और उसके हिसाब से ये डिक्रीजिंग आया, लेकिन ये इंक्रीजिंग कह रहे थे, गलत आया, वो चीज है। बाकी है ना, ये ट्रू आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव 0 है तो वो ट्रू ही आ जाएगा। तो एग्जांपल है कि आप डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन, थोड़ा प्रूफ करने में टाइम जाएगा, कर सकते हैं प्रूफ पर टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। आप ट्राई कीजिए इसको, देखिए। सो नेक्स्ट 44 कह रहा है कि फॉर एनी सबस्पेस U, फॉर एनी सबसेट U ऑफ Rn, LU डिनोट द स्पैन ऑफ U, देन कह रहा है कि फॉर एनी टू सबसेट्स TS ऑफ Rn, TS दो सबसेट Rn का, which of the following statement is not true। तो आई थिंक हमने है ना, कौन सा ट्रू नहीं है ना, तो हमें एक ऑप्शन ये सिंगल करेक्ट है, तो एक ही चुनना है कौन सा ट्रू नहीं है। ये सब क्या ना, बुक में थ्योरम्स रहते हैं, ये लिख दिया ऑप्शन बना के, अब आपको देखना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो कह रहा है टी प्रोपर सबसेट है इसका, तो LT भी प्रोपर सबसेट, इसका मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए T मैं लेता हूं, हमारा एग्जांपल समझिए, ये Rn ना, n को मैं ले लेता हूं फॉर तत्काल 2, n को मैंने अज्यूम किया 2, मतलब R स्क्वायर मेरा वेक्टर स्पेस है, तो R स्क्वायर वेक्टर स्पेस है, और T मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए जैसे 1 0 0 1, ठीक, और S ले लिया 1 0 0 1 1 1, समझिए। तो अब TS में कोई रिलेशन नहीं है, एनी टू सबसेट यू चूज T एंड S, तो मैंने ये सबसेट चूज किया किसका, R स्क्वायर का, ये R स्क्वायर का सबसेट है, R स्क्वायर में बहुत सारे ऑर्डर पेयर है, इनफैक्ट कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, वो R स्क्वायर में ऑर्डर पेयर से ये ले लिया। अब T प्रॉपर सबसेट है, ऐसा है, यस, सो T प्रॉपर सबसेट है इसका, इक्वल तो नहीं है, तो LT भी प्रॉपर सबसेट होगा LS का, तो L क्या था यहाँ पे, स्पैन था, L इज द स्पैन ऑफ U। तो आप बताइए ये जो T सेट है ये किसको स्पैन करेगा, आपको याद है स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें, इसका स्पैन क्या आएगा, ये पूरा R स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पैन भी कर रहा होगा, तो पूरा R स्क्वायर आ जाएगा। यहां से भी ये, हालांकि ये डिपेंडेंट है, तो यहां से जो TS है LS,
वो भी आर स्क्वायर आ जाएगा, दोनों आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी आर स्क्वायर स्पैन करेगा ये भी, तो क्या प्रॉपर सबसेट है दोनों? नहीं, तो यही नॉट ट्रू आ गया, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिए। तो ए ही इसका करेक्ट, बाकी चेक करने जो बाकी थ्योरम्स हैं, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस, तो इसका स्पैन का स्पैन लेंगे लीनियर स्पैन ही आएगा। टी यूनियन एस का डेफिनेशन ये है ना कि u प्लस एस आएगा ना, टी यूनियन एस लेंगे तो लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस ये आ जाएगा u प्लस बी, और फॉर अल्फा बीटा गामा विद 3 वेक्टर इन दिस, सो ये 0 है, तो लीनियर स्पैन ऑफ दिस इज दिस, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं बीटा है ना अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू चाहो तो निकाल के रख दो यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं बीटा गामा सेम स्पैन करे, क्योंकि ये लीनियर दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन सेम ही आएगा इस इक्वेशन से, इसीलिए तो ये ही करेक्ट ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिए पहले। और ये कह रहा है f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 1 2 सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में। अच्छा f जो है 0 1 से r में आप फंक्शंस है। हाँ तो नहीं सिर्फ ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पावर सीरीज पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 1 2 r में, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो फिर से नॉट ट्रू चुनना है आपको। फॉर एनी सीक्वेंस xn इन 0 1 fxn अपॉन n स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ पे ये सीरीज हो गया ना, दिस इज सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज जस्ट अ सीरीज। तो आप कोई fx बताओ। हाँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन ही तो है। हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, कोई fxn सजेस्ट कीजिए, आप fx कुछ लीजिए। 1/n। ओके तो इसने कहा डोमेन 0 to 1 है, डोमेन x की वैल्यू 0 to 1 लेंगे, 1/n स्क्वायर कुछ भी ले लो, जैसे अरे फंक्शन का रेंज 0 to 1 नहीं है ना, एक मिनट, और कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, फंक्शन का डोमेन 0 1 है, रेंज कुछ भी हो सकता है, आप fx बराबर x भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर मैं x लेता हूं यहाँ पे, या fx बराबर 1 ले लो फॉर एग्जांपल, तो फॉर एनी सीक्वेंस xn इन 0 1, अच्छा यहाँ पे अब इसके हिसाब से बता रहे थे आप, ठीक है, मैं अभी यही सोच रहा हूँ, तो फॉर एनी सीक्वेंस xn इन 0 1 राइट, तो जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे xn को मुझे लेना पड़ेगा 1/n ले लेते हैं, 1/n स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1/n लेंगे तो कन्वर्जेंट ही रहेगा, n स्क्वायर लेंगे तब भी कन्वर्जेंट रहेगा फॉर एनी सीक्वेंस, अगर -1 की पावर n लेंगे तभी ओके रहेगा। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल रहे हो। हाँ तो एब्सोल्युटली का मतलब ये मॉड लेंगे तब भी कन्वर्जेंट रहेगा, है ना, एब्सोल्युटली का मतलब क्या है कि इसका मॉड लेने के बाद भी ये कन्वर्जेंट रहेगा, ये मतलब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लगता ट्रू होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट इज ओके। fx को आपने लिया 1/n या 1/n स्क्वायर, तो वो कन्वर्जेंट ही रहेगा, ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है मॉड fx अगर 1 है, fx का मॉड्यूलस 1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो कोई ऐसा फंक्शन, इसका क्या मतलब है, मॉड fx 1 है मतलब fx की वैल्यू ±1 है, ये मतलब है ना, या तो +1 या -1, 0 से 1 के बीच, तो 0 से fx का इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx का मॉड 1 आएगा। हाँ सर आएगा। तो लेस देन इक्वल टू मॉड ए, एक्चुअली इंटीग्रेशन में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, तो मॉड fx 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 गारंटी है, देख लो, जैसे उस तरह के क्वेश्चंस आप लेते थे जहाँ पे रैशनल पे 1 है, इरेशनल पे मॉड fx 1 है ना, -1 1 ले लो, कहीं पे 1 कहीं पे -1, ठीक है, ये भी बोला ट्रू ही आएगा, तो ये ओके हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, ऐसा कुछ कहा नहीं, हाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है यहाँ पे, तो fx जो लेंगे वो कॉन्टिन्यूअस, तो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं ले सकते, जो मैं सोच रहा था कि 1 ले लो रेशनल के लिए, -1 इरेशनल के लिए, वैसा कुछ तभी मॉड, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है तो यू कैन इंटरचेंज, तो यहाँ पे जस्ट 0 to 1 मॉड fx dx आ जाएगा, तो ये ओके है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, तो हमें फॉल्स चुनना है।
xn कोई सीक्वेंस है 0 1 में सच दैट कि fxn कन्वर्जेंट है। अब समझिए xn सीक्वेंस है आपका 0 1 में इस तरीके से कि fxn कन्वर्जेंट है, तो बताइए क्या xn भी कन्वर्जेंट होगा? सोचो, आप xn कोई सीक्वेंस लो और कोई एक फंक्शन लो, आप ऐसा हो जाए कि fxn कन्वर्जेंट हो जाए और xn कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा एग्जांपल लो आप। जैसे एग्जांपल के लिए सीक्वेंस 0 1 में है ना, तो 0 1 में है तो एक काम करो, ऐसा ले लो 0 1 अल्टरनेट कर दो। 0 1 जब n ऑड है तो मान लीजिए 0 है और इवन है तो 1 है, लेकिन तब कन्वर्जेंट fxn कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, -1 से 1 में ले नहीं सकते हम, लेकिन एक काम कर सकते हो आप कि ऐसा फंक्शन लो कि फंक्शन कन्वर्जेंट हो जाए। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, अच्छा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में पता क्या प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट ऑफ fxn n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये एक्चुअली f ऑफ लिमिट ऑफ xn n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होता है ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी। देखिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट को आप इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है तब, तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो ये फिर से ये ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए xn कन्वर्जेंट होगा तो fxn भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि xn की लिमिट अलग अलग आ रही हो, है ना, एक बार मान लो जैसे 1/2 एक बार है, लेकिन fxn अलग अलग वो मर्ज कर दे रहा हो, लेकिन fx को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेना है आपको। ऐसे कैसे, कोई तो गलत होगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ बोल रहा है f कॉन्टिन्यूअस भी था, f आपका क्या था, तो बोला इसी में से कोई गलत होगा, चेक करते रुकिए। f 0 1 to r है तो, और कॉन्टिन्यूअस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx की वैल्यू f0 से f1 में हो जाएगी, वो तो ठीक है, बट इमेज ऑफ f क्या जरूरी है इमेज यही होगा? अगर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं कि नहीं कांस्टेंट को? हाँ सर बोलते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं अगर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं fx बराबर मान लीजिए 1 ले लिया एग्जांपल के लिए, या 1/2 ले लिया, तो इसका जो रेंज होगा सिंगलटन 1/2 हो जाएगा, है ना, तो उस केस में ये ऑप्शन गलत है, तो यही मतलब हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा, फॉल्स है। एक बार आंसर भी देख लीजिए क्या दे रखा है इसमें, कौन सा 45, 45 का आंसर सी है। अच्छा सी है, मतलब इसमें कुछ गलत है, तो वो ओके है। तो 1 को ये लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं मान रहे हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो ये लोग स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले रहे हैं ना। यहाँ देखिए 45 का आंसर सी ऑप्शन है, तो इसका मतलब सी वाला गलत है, तो सी गलत है। ये था ना, तो इसमें देखिए इसमें सी गलत है एक्चुअली, तो ये मतलब हम लोग यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वी विल नॉट कंसीडर कांस्टेंट सीक्वेंस एज अ मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, है ना, ये कहना चाह रहा है ना कि मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस अलग, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा उसमें। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है f इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इमेज f यही होगा। तो इसका मतलब है कि ये मान के चल रहा है कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा, तो वो ओके हो जाएगा। तो मुझे इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा सी वाले का ही फिर तो हम लोग सोच रहे थे ये सही है। अच्छा मैं ये कह रहा था लिमिट ऑफ f x n,
ठीक है, लेकिन फंक्शन आप ऐसा ले लो कि अलग हो जाए, ये तो ओके है, तो ये कन्वर्जेंट ना हो ऐसा करो, लेकिन ये कन्वर्जेंट हो जाए। इसका आपको गलत दिखाना है ना, तो काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा हमें। सो व्हाट कैन बी द काउंटर, ये ओके है यहाँ पे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो fx है मोर देन इक्वल टू f0 लेस देन इक्वल टू f1, ये ओके है। इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो दिमाग लगाइए कि काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं कि व्हाट इज द काउंटर एग्जांपल, कि एक्शन सीक्वेंस तो 0 1 में हो। एग्जांपल के लिए जैसे 1/n तो कन्वर्जेंट ही है, लेकिन fxn कन्वर्जेंट हो जाता है। मुझे ऐसा कोशिश करना है कि खुद कन्वर्जेंट ना हो, लेकिन उसका फंक्शन लेने पे कन्वर्जेंट हो जाए। सर f(x) लिख लीजिए, ठीक है, उससे f(xn) 1/n² हो जाएगा, फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और xn डाइवर्जेंट हो जाएगा। नहीं सीरीज डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस तो है ही कन्वर्जेंट। जो आप सोच रहे हो सीरीज के बारे में सोच रहे हैं। सीरीज 1/n तो इसकी लिमिट 0 पे जा ही रही है, है ना, तो 1/n सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, 1/n सीरीज डाइवर्जेंट है। तो हमें इसका काउंटर एग्जांपल बनाना पड़ेगा। काउंटर एग्जांपल xn सीक्वेंस है 0 1 में, fxn कन्वर्जेंट हो जाए, लेकिन xn कन्वर्जेंट ना हो। मतलब ये देखना है कि xn कन्वर्जेंट ना हो। तो इनवर्स इमेज में दो वैल्यू आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स इमेज में दो वैल्यू आ जाए। ओके, एक काम करते हैं, xn में n लेने से हो जाएगा सर, हाँ n लेने से, हाँ n तो ले n लेने से वो n ले लेंगे और f(= 1/x) x लेंगे, लेकिन 1/x लेंगे आप, डोमेन क्या है 0 to 1 है ना। हाँ ओके चलिए ठीक है, सोचते हैं। तो xn को अगर हमने n लिया, ठीक है, और fx को हमें लेना ऐसा फंक्शन 0 1 में डिफाइंड हो, फंक्शन 0 1 में डिफाइंड हो, तो कोई बात नहीं, ऐसा लेते हैं 1/x + 1, है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए कि xn को n लीजिए और fx को लीजिए 1/1 + x, ये लीजिए। तो अब ये 0 to 1 में डिफाइंड है ना। अब बताइए, तो यहाँ से xn f of xn क्या हो जाएगा, सही कह रहे हैं ना, तो 1/1 + n, ये फॉर्मूला जो मैं लिखा था वो ओके था, वो कोई दिक्कत नहीं है कि लिमिट को इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि xn की लिमिट एग्जिस्ट ना करे बट fxn की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा बनाना है फंक्शन। तो जैसे xn की लिमिट एग्जिस्ट ना करे और fxn अब लेते हैं, तो fxn लिखे 1/n + 1, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ ठीक है, दिस इज सुटेबल एग्जांपल, दिस वर्क्स। सो xn इज n, सीक्वेंस n लिया मैंने और फंक्शन 1/x + 1 लिया। उसने कहा फंक्शन 0 1 में डिफाइंड हो, तो x को 0 रखेंगे डिफाइंड है, 1 रखेंगे तब भी डिफाइंड है, उस बीच में भी डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज फाइन। और ये प्रॉपर्टी जो मैं लिखा था ये भी ओके है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो यू कैन शिफ्ट दिस इनसाइड, कि ये ओके है। बट प्रॉब्लम ये था, मुझे ये देखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, है ना, बट इसकी एग्जिस्ट कर जाए, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसको आप देखेंगे ये इंफिनिटी आ रही है, कोई बात नहीं, 1/1 + इंफिनिटी, ये 0 हो गई। और यहाँ पहले क्या करेंगे आप, 1/1 + xn, और xn की लिमिट इंफिनिटी है। अब आप लिमिट लगाएंगे, वहां पहले लिमिट यूज हो गया और यहाँ बाद में लिमिट यूज हो रहा है, ये डिफरेंस है। तो xn आपका n है, तो अब इसका लिमिट यूज होगा, तब भी आंसर 0 ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये देखना था कि fxn कन्वर्ज आ रहा है, तो क्या xn कन्वर्जेंट होगा, तो आंसर इज नो बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल। xn n है, fx 1/x + 1 है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीडीएफ आपको दे रखा है, आप प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आपको पता होगा हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, तो उससे कर लेंगे आप, ठीक है। सर यहाँ पर प्रॉब्लम है सर, बोल, किसमें, कौन से ऑप्शन में? सर ऑप्शन ए में देखिए सर, 1/n है, -1/n है, कोई तो दिक्कत लिमिट एडजस्ट टू इंफिनिटी से 0 हो जाएगा। नहीं, पहले लिमिट यूज नहीं करना आपको, आप पहले लिमिट यूज करें गड़बड़ है।
यहाँ पे लिमिट, यहाँ प्रोबेबिलिटी में लिमिट अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। पहले आपको इसको क्या करना होगा, पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, फिर लिमिट लगाने हैं। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम तब अप्लाई होता है जब ऐसा हो इवेंट A1 सबसेट ऑफ A2 सबसेट ऑफ A3 एंड सो ऑन चल रहा हो ऐसा, तो वहां पे होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट an n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तब ओके है जब ऐसा हो इवेंट आपका। ये चेक कीजिए, ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि n को 1 रखेंगे तो वो सेट और n को 2 रखेंगे तो वो सेट, क्या इस ऑर्डर को फॉलो करेगा? अच्छा सर, अब समझ गई सर। ओके। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि हालांकि ऐसा होता है यूनियन ऑफ an हो जाता है, तो ये यूनियन ऑफ an, तो यहाँ पे an इज नथिंग बट यूनियन ऑफ दिस, तो लास्ट ही आ जाएगा। तो ये तब होता है ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप जस्ट क्या कीजिए, इसको ऐसा कीजिए CDF ऑफ x एट -1/n, अच्छा ये इक्वल लगाने रखा था माइनस CDF ऑफ x एट, तो इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी CDF ऑफ x एट -1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट -1/2 प्लस दिस, ये आ जाएगा। ये है, अब देखिए ध्यान से, ये CDF को आप ध्यान से देखिए पहले कि आप बताइए जो 1/n माइनस है ये किस कैटेगरी में है इनमें से? -1/n किस कैटेगरी में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, क्या लग रहा है आपको? सर वो है ना, वो में होगा किसमें? x -1 में। इसमें होगा ना, नेगेटिव है ये, -1/n तो नेगेटिव है, कुछ भी रख लो। तो चलिए ये वाला यूज कीजिए, फिर अगर इसमें है तो ये वाला पार्ट यूज कीजिए यहाँ पे आप, तो आपका आएगा आंसर यहाँ पे जब यूज करेंगे 1/4 -1/n प्लस 1, ये पहला टर्म आया माइनस। अब -1/2 प्लस 1/n, ये किस कैटेगरी में है? n लार्ज है तो वो x <1 में होगा। किसमें? नहीं सर, वो सेकंड रो में, ये भी इसी में आएगा ना, हाँ सर उसी में आएगा, क्योंकि पहला टर्म है ना। 0 -1 यही तो है, तो -1/n इधर आ रहा था, ये भी इधर ही आएगा, इसके क्लोज ही आएगा, है ना। जब n को लार्ज लेंगे तो -1 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो -1/2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो इधर ही आएगा, इसी में आएगा फिर भी, तो यही यूज कीजिए आप। तो ये आ जाएगा, सेम यूज होगा 1/4 और आप रखेंगे -1/2 प्लस 1/n, यहाँ पे +1। अब आप लिमिट लगाइए, जो आप सोच रहे थे ना, अब लिमिट लगाइए, n टेंड्स टू यहाँ पे लगाइए इंफिनिटी, तो ये आपका आ गया 1/4, ये 0 + 1 इंटू 1 माइनस, यहाँ आप लगाएंगे तो -1/4, ये 0 हो गया, तो 1 - ½ इंटू ½ तो 1/4 - 1/8, तो इसका आंसर 1/8 आया। और ये कह रहा है कि 5/8, मतलब गलत है। चेक कीजिए, तो पहले इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है यहाँ से, और उसके बाद फिर तो ये प्रोबेबिलिटी ये किया, फिर लिमिट लगानी है एंड में, सब में वही करना है। ठीक है, तो आपको इसका भी फॉर्मूला पता है आपको, CDF एट 1/n माइनस CDF एट 1/n माइनस, तो इस पे जंप तो आई थिंक है नहीं है ना, ये फंक्शन इस पे कंटीन्यूअस है नहीं, तो 0 होगा, तो ये भी गलत कह रहा है। तो अब ट्रू देख लीजिए कौन सा आएगा, ये चीज बी आता है। अच्छा बी आता है, ठीक है ना, तो उससे आप देख लेंगे तो आ जाएगा। फिर 47 है कि ज्वाइंट PDF XY का, तो आप इस पे समेशन लगा देंगे, डबल समेशन इस रीजन पे, तो आप 1 करेंगे, C आ जाएगा, यही क्वेश्चन है, C का आएगा, तो आपको डबल समेशन लगाना है इक्वल टू 1, जो ज्वाइंट PMF का डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन है, तो ज्वाइंट PMF का डेफिनेशन यूज करेंगे, उससे आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, तो ये हमने भी सॉल्व किया था कि x1 x2 xn be a random sample of size 10 from normal 3 mu sigma distribution where mu जो है मीन वेक्टर है और नॉन सिंगुलर सिग्मा है, नो दिस x1 बार पहले 5 रैंडम वेरिएबल का मीन है, मतलब रैंडम वेक्टर का मीन है, और जो x2 है अगले 5 का मीन है। s1 जो है वो आपका 1/n समेशन, जो सैंपल है ना, वो हमारे पास वहाँ वेरिएंस था उसमें, तो ये सैंपल वेरिएंस मैट्रिक्स है वो वाला की यहाँ पे, और s2 अगले 5 का है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने वो थ्योरम पढ़े थे, क्या थ्योरम पढ़े थे बताइए,
V0 हो गया 4s1 प्लस s2। तो पहले देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि n माइनस s जो होता है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, V0 होगा विसाट P p -1 सिग्मा n विस- -1 सिग्मा होगा n माइनस 1 सिग्मा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4s1, ये थ्योरम है एक्चुअली। तो 4s1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है विसाट डिस्ट्रीब्यूशन, p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, P वैल्यू p वहां Three देखिए है। 3 है, यहाँ p 3 है। तो विसाट 3 और n माइनस 1, यहाँ पहले 5 का लिया गया था, n माइनस 1 4 होगा, 4 कॉमा सिग्मा। और यही चीज यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज होगी कि 4s2 जो होगा विसाट p 4 कॉमा सिग्मा। फिर अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, W6 W3 8 तो फिर से नॉट ट्रू पूछ रहा है आपसे, है ना, सब में नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो इसका जो सम होगा एक्चुअली WT ये 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 कॉमा सिग्मा। तो ये 8 है ना, दिस 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू चुनना है। तो ये वाला नॉट ट्रू आएगा ना, 5 ये नॉट ट्रू आएगा, बाकी ट्रू आएगा। सो ये नॉट ट्रू होगा क्योंकि 5s1 + s2 का थ्योरम नहीं होता है, तो ऐसा बनेगा नहीं एक्चुअली। और हाँ ए बी जो है आपका सिंपल है, तो इसमें वो था हमारे पास क्या था, होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उससे ये आता था कि तो होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम था ना, उसमें फिट कीजिए इसको। तो यहां पे क्या होगा, ये जो आपके पास है दिस हैज होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन था ना, ऐसा कुछ n टाइम दिस, है वैसा कुछ था। तो ये थ्योरम आप लगाएंगे तो यहाँ पे एक होटलिंग टी स्क्वायर का आप थ्योरम देखेंगे तो आएगा, तो उससे हो जाएगा। तो उसमें एक रिजल्ट था, है ना, एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट था कि तो उससे आपका इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम देखना पड़ेगा आपको क्या है उसके हिसाब से। सो इस थ्योरम से आ जाएगा ये, याद है आप लोगों को थ्योरम? और ऋषभ आपका माइक कौन है? सर पहले सर V0 को chi स्क्वायर करके फिर उसका रेशियो लेके फिर वो f आएगा सर। अच्छा, मतलब V0 का मतलब V0 का जो P1 हो जाएगा तो फिर वो chi स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों chi स्क्वायर का रेशियो लेके फिर हो जाएगा 1। हाँ उससे आ जाएगा ना। हाँ लेकिन डायरेक्ट होटलिंग टी स्क्वायर से f का कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन नहीं किया हुआ है। नहीं मैं बताता हूँ, ये थ्योरम है एक्चुअली, ये वाला थ्योरम देखिए, एक थ्योरम है यहाँ पे कि जो थ्योरम आपके पास जो इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में, ये थ्योरम है कि आपके पास जो होता है ना, जो रैंडम वेक्टर आपके पास है x1 x2 xn जो है, सो इफ दिस फॉलोज, ये वाला थ्योरम यूज होगा। दिस आर IID NP म्यू सिग्मा, ठीक है ना। तो उस केस में ये थ्योरम आपके पास है n-1 टाइम x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज s इनवर्स x बार माइनस म्यू, ठीक है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है होटलिंग टी स्क्वायर p कॉमा n-1, ठीक है, या n-1 p कह सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको आप सर वहाँ पर s दिया हुआ है सर, हाँ। n दिया हुआ है, सॉरी n कहाँ पे? n-1 नहीं होगा सर, वो जो आप जो थ्योरम बोल रहे हैं ना वो n होगा सर। नहीं नहीं वहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं, आपने जो थ्योरम लिखा है हाँ यहाँ पर सर वो थ्योरम n दिया हुआ है सर। n दिया हुआ है, पक्का चेक कर लीजिए। हाँ पक्का सर, सर नोट्स में है सर, n ही दिया हुआ है।
तो इससे क्या आता है, अगर ये होटलिंग टी स्क्वायर है, एन हमारे पास क्या है यहाँ पे, सर n इसलिए होगा हाँ एन होगा यहाँ पे, तो एन अगर यहाँ लिख दें हम तो ये एन है ना। हाँ तो n ही होगा अब होटलिंग टी स्क्वायर से कैसे आता है उस पे, वहाँ पर ये टी स्क्वायर हुआ है, फिर उसके बाद इसको मतलब टी स्क्वायर इंटू n माइनस पी, मतलब यहाँ पर n माइनस पी बाई n माइनस वन इंटू पी, वो डायरेक्टली फॉलो करता है f p n माइनस दिस हैज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, p n माइनस p। तो ये लगाइए आप, इससे आ जाएगा। इसी थ्योरम पे वो क्वेश्चन है, चेक कीजिए। तो इस थ्योरम पे ये क्वेश्चन है आपका। सर ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल मीन टेस्टिंग में वो केस 2 जो है मीन सिग्मा इज अननोन, वहां पर जी जी, तो बताइए अब इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से फिट कीजिए जरा इसको। तो इसको अगर आप फिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप फिट कीजिए, तो ये S1 के लिए लिख रहा है आपका, तो S1 के लिए लिख रहा है ना, ये तो S1 के लिए है। तो n आपका क्या है यहाँ पे, S1 में कितना यूज हुआ है, n 5 ना, तो यहाँ तो n तो 5 है, तो 5 इंटू x1 बार माइनस म्यू ट्रांसपोज S1 इनवर्स x1 बार माइनस म्यू, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, होटलिंग टी स्क्वायर। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, n माइनस पी अपॉन n माइनस वन पी, तो n माइनस पी, n क्या है आपका, यहाँ n 5 यूज कर रहे हैं आप, n माइनस पी क्या है आपका 3 अपॉन n माइनस 1 4 इंटू पी इज 3, चेक कीजिए कितना आएगा। सर आ गया सर 5/6। तो यहां से क्या बनेगा आपका कि ये 5 है 2, तो ये काट देंगे आप, तो 2 2 जा 4, 5/6, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, ओके। सर वो पेज एक बार दिखाएं। हाँ, तो ये थ्योरम यूज किया हमने यहाँ पे, ये देखिए, तो ये थ्योरम आपको यूज करना है, ये वाला थ्योरम है। तो आपको ये थ्योरम याद है, थ्योरम डायरेक्टली यूज हुआ है। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो होटलिंग टी स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ में चला जाता है। हाँ, वो एस की वजह से -1 वहां पे हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, हो गया, आगे बढ़े। तो ये थ्योरम है, इस पे क्वेश्चंस हैं। बाकी हमने वो देखा ही है ना, हमने तो वो जैसे देखा n-1 s हैज विसार्ड p, क्या लिखते हैं आप, n-1 सिग्मा, इस तरह से ये भी यूज किया हमने। तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरम से नॉट ट्रू था, ये वाला नॉट ट्रू आ गया, बाकी ऑप्शंस ट्रू है। अब देखिए ये जब F32 है तो इसी का रेसिप्रोकल है ये, तो हमें पता है कि F32 का रेसिप्रोकल F23 हो जाता है, तो F23 ट्रू है। और ये ट्रू है क्योंकि हमने देखा उस थ्योरम से, इस वाले थ्योरम से ये ट्रू हो गया, और बाकी ये तो गलत कह रहा है क्योंकि इसी से कन्वर्ट, लेकिन 5 टाइम में नहीं आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is are countable, समझिए। तो आपको बोल रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिए, तो which of the following is are countable, तो काउंटेबल से हमने पढ़ा था, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, इस तरह से हमने पढ़े थे। यहाँ क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 10 टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एक्चुअली क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जब आप बनाएंगे तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी, मैं कार्डिनलिटी लिख रहा हूँ इस सेट का, कि इस सेट पर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, कार्डिनलिटी बताना है कौन सा सेट काउंटेबल है। तो आपको पता है ना कि फंक्शन अगर a टू b है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला आप लोगों को, n टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a।
ये हमने पढ़ा होगा, जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो बताया होगा हमने, आप देखिएगा रिकॉल करके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर, इसमें क्या होगा, कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर जितने हैं उसकी पावर ये कितने हैं 10। तो बताइए रैशनल नंबर में जितने नंबर है इनटू 10 कर, मतलब उसी को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर, काउंटेबल फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल ना, क्योंकि क्यू काउंटेबल है। इसका मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब है कि क्यू बॉक्स, ये मॉड का मतलब यहाँ पे कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मॉड लगाना मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो रेशनल नंबर है जो कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, तो दिस इस तरह हो जाता है, तो ये काउंटेबल ही देगा। तो पूछा है कौन सा इज आर काउंटेबल, तो पहला तो है काउंटेबल। दूसरा देखिए सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टू 0 1। अब यहां ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 की पावर नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट है और यहाँ पूरा नेचुरल नंबर, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं फिर से मैं। और एक्चुअली ये जो होता है दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर, ये थ्योरम है, ठीक है। 2 की पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्चुअली पावर अब ना पावर सेट, एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n, यही यहाँ पे हो रहा है। तो अगर कोई काउंटेबल सेट है मान लीजिए और 2 की पावर कोई काउंटेबल सेट आप ले रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगी। तो ये जो 2 की पावर नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 2 एलिमेंट यहाँ पे है, तो मतलब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये आई थिंक इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चेक कीजिए एक बारी, तो ये आपका नॉट काउंटेबल होना चाहिए। चेक करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस with only finitely many non-zero terms, set of all integer valued sequence, set of all integer valued sequence with only finitely many non-zero terms। बोलिए सीक्वेंस में क्या है, इंटीजर वैल्यूड है, क्या बोल रहा है, फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। सीक्वेंस में नॉन जीरो टर्म्स है, फाइनाइटली मेनी है। तो अच्छा आपके पास कितने चॉइस है समझिए, फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स, सीक्वेंस में कितने टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट है ना। y1 to yn ये फाइनल, उसके बाद रेस्ट ऑफ टर्म 0 0। हाँ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस विद ओनली फाइनाइट मेनी नॉन जीरो टर्म। तो मतलब कुछ टर्म्स फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो, उसके बाद सारे जीरो हो गए, तो फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं। तो नॉन जीरो टर्म मतलब इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर इनटू इंटीजर चलता रहेगा, इंटीजर कितने टाइम्स, फाइनाइटली मेनी टाइम। कार्डिनलिटी अगर लिखेंगे तो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूं इस सेट में। तो z इंटू जो नॉन जीरो है तो एक हटा दो, कोई बात नहीं, तो इनटू इसके है ना कार्डिनलिटी ये रहेगा और बाद में सारे जीरो हो जाएंगे, ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स। तो ये क्या आ जाएगा, आपको क्या लगता है ये सेट किसके इक्वल आएगी, सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो है फाइनाइटली मेनी टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रहेगी, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये काउंटेबल ही रहेगा, तो ये काउंटेबल होना चाहिए। अब देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 1, सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंसेस, कि वैसे सीक्वेंस जिसके इंटीजर वैल्यूड आएंगी कन्वर्जिंग टू 1। तो 1/n स्क्वायर ऐसे करते करते अगर सीक्वेंस पिक 1 लेती है, आपकी आवाज थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्लियर। फिर कांस्टेंट सीक्वेंस आई मीन ओनली 1। ठीक है, तो एक तो जैसे कन्वर्जिंग टू 1 एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, और भी तो हो सकता है, तो 1 + 1/n स्क्वायर ऐसे करते। हाँ 1 + 1/n 1 + 1/n स्क्वायर, लेकिन इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस है, नहीं ये इंटीजर वैल्यूड है, सीक्वेंस के सारे टर्म इंटीजर होंगे, तो 1 + 1/n सीक्वेंस नहीं ले सकते यहाँ पे। तो इसका मतलब है कुछ फाइनाइट टर्म्स
कोई 1 के अलावा होगा, उसके बाद के सारे टर्म्स 1 होंगे, है ना। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, 1 के अलावा कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ टर्म के बाद सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे। तो 1 तो अनकाउंटेबल मेनी चॉइसेस हैं, है ना, 1 के लिए, तो 1 फिक्स हो गया। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना था कि देखना है सेट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप लोग बताइए, तो मुझे लग रहा है ये भी काउंटेबल ही होना चाहिए। कन्वर्जिंग टू 1, तो 1 1 1, तो कुछ टर्म बाद तो सारे 1 ही हो जाने हैं। तो पहले ही कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ, है ना, डेफिनेशन में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट m सच दैट, है ना, n मोर देन m, तो xn - 1 लेस देन एप्सिलॉन, तो उसका मतलब उसके बाद सारे टर्म 1 हो जाएंगे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आ सकता है, तो यहाँ भी यही सेम ही चीज है, तो मतलब सी डी का सेम ही होना चाहिए। और आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 49 है ना, तो 49 का चेक करते हैं क्या दे रखा है, 49 ACD, ठीक है, हमने सही डिसाइड किया ACD, तो ओके है ना, हमने ठीक डिसाइड किया, ये ना ये था हमारे पास 49, सो इट वाज फाइन। ACD B बस क्या था, 2 की पावर नेचुरल नंबर है जो कि अनकाउंटेबल हो जाएगी, बाकी ठीक है। तो मतलब फाइनाइट सेट का अगर आप काउंटेबल टाइम प्रोडक्ट करेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, चलिए 2 की पावर नेचुरल नंबर हो गए कार्डिनलिटी, तो ये अनकाउंटेबल थ्योरम होती है 2 की पावर नेचुरल नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, ओके। अगला क्या है आपके पास, ओके, ये तो हमने पहले जब क्लास किए होंगे तब सॉल्व किया होगा, रहने दो इसका डेफिनेशन। तो फॉर गिवन a प्लस डिफाइन कर रखा है, a माइनस डिफाइन कर रखा है, xn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एग्जांपल, डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, है ना। हालांकि इज आर ट्रू है, तो इज आर है, तो यहाँ पे है ना डिस्कार्ड कर सकते हैं, ट्रू के लिए फिर प्रूव करके देखना पड़ेगा, ये इंट्यूशन से आ जाएगा, है ना। तो अच्छा अभी टाइम भी हमारे पास है ना, हमें 20 मिनट है अभी, अगली क्लास को है। सो फॉर अ गिवन रियल नंबर a प्लस है मैक्सिमम a0 और a माइनस है मैक्सिमम माइनस a0, तो ओके, तो सीक्वेंस मुझे फॉर स्टेटमेंट इज आर ट्रू, xn कन्वर्ज कर रहा है दोनों कन्वर्ज करेगा, या xn कन्वर्ज कर रहा है 0 पे तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, फिर अगर दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं तो xn कन्वर्ज करेगा, या xn स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है दोनों कन्वर्ज करेंगे। तो ऐसा एग्जांपल बनाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप क्या करना है, आपको डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आप डिस्कार्ड करने की कोशिश करो, नहीं तो आपको लगे ट्रू है तो एक इंट्यूशन बेस्ड आप प्रूफ देख सकते हो, प्रॉपर प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन बेस्ड हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने क्लास में जब उठा के डिस्कस किया होगा एक बार, इस एग्जांपल के लिए अभी है ना, इसने कहा xn कन्वर्जेस, तो कोई एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जहां xn कन्वर्ज कर रही हो, एग्जांपल जैसे 1/n एग्जांपल के लिए। अब मुझे xn प्लस xn माइनस डिसाइड करना है क्या है, या मैं 1 प्लस 1/n ले सकता हूं इसको, xn को, है ना, उस तरीके से। अब देखना है इसके बारे में, तो यहाँ पे जैसे बोला है कि मैक्सिमम a0, a मेरा क्या है xn प्लस का मतलब सीक्वेंस में ना, तो मैक्सिमम 1 है ना, ये टर्म अगर मैं अगर xn ये चूज करता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग आप ये लिखिए और ये लिखिए, फिर डिसाइड कीजिए कन्वर्ज करेगी डाइवर्स करेगी। तो एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो गलत हो जाएगा। अगर आप कुछ काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं फिर भी ट्रू आ रहा है तो आप फिर चेक कीजिए क्या ऐसा ट्रू है क्या, फिर वो प्रूफ अपेरेंटली आप देख सकते हैं, वही इंट्यूशन बेस्ड वैसा है। तो ट्राई करके देखें। तो एक क्लास अभी और हम इसका करेंगे, 2023 पेपर का एक क्लास और होगा, इसमें डाउट डिस्कस करेंगे, आप लोग सॉल्व करके आइए। 51 ये सिंपल है कि आपको जैसे ये सेट है 1 0 0, तो यू हैव टू राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे तो सिर्फ a ऑपरेट कर दीजिए उस पे, तो फिर आपका इसका इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में ये आ जाएगा। तो बस यही करना है हमारा। अल्फा बीटा गामा लेके फिर उसका अल्फा बीटा गामा का वैल्यू लिख के, हाँ, तो ये जैसे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है उसके, फिर a ऑपरेट कर देना है तो यहाँ भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो उससे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास x पॉजिटिव वैल्यू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विद फाइनाइट मीन, ये बॉक्स x है। तो जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि x अगर एक्सपोनेंशियल 1 है तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है वो आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक। हाँ ज्योमेट्रिक 1 माइनस p की पावर -1 ना, ऐसा कुछ 1। तो कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल वो ज्योमेट्रिक हो गया था। हाँ क्या जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही पूरा आपका। ये क्या बनता है,
वो सर मतलब एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था और y हाँ वही बताओ, ठीक से बताओ, तुम ही बताओ। x अगर एक्सपोनेंशियल मान लो 1 है तो y क्या बनता है? जियोमेट्री हाँ p क्या है यहाँ पे? 1/1 ये ना 1 - 1/e, ओके 1 - 1/e, ठीक है। तो ये है, जैसे एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस तरह से, या तुम चाहो तो यूनिफॉर्म ले लो x को, यूनिफॉर्म समथिंग लेके मान लो यूनिफॉर्म 0 2 ले लिया, ऐसा करके हमने, एंड देन आप चारों ऑप्शन में चेक कर लो। इजी है यहाँ पे, है ना, हालांकि यहाँ पे इज आ रहा है, लेकिन जैसे ये एक दूसरे का कन्वर्स दिख रहा है, ये एक दूसरे का कन्वर्स दिख रहा है, तो कोई एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स ही होगा, तो इनमें से एक ट्रू होगा, इनमें से एक ट्रू होगा। तो आप एग्जांपल लीजिए और एक को गलत देख लीजिए कौन सा गलत है, एग्जांपल लेके ही कर लीजिए तो उससे आ जाएगा। ट्राई करके देखिए। यहाँ भी एक रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दे रखा है, एक्सपोनेंशियल 1, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो थ्योरम है, आप जानते हैं सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो इसका सीडीएफ लिखेंगे तो इजीली इसका सीडीएफ आ जाएगा यूनिफॉर्म 0 1, है ना, तो उससे आ जाएगा। फिर 1 माइनस सीडीएफ भी यूनिफॉर्म 0 1 होता है, वो आ जाए, उससे देख लेंगे। तो वही आप ट्राई करना है आपको, उससे हो जाएगा। फिर 2ex है तो इजी है, इसको ब्रेक करके आप ex प्लस या 2 टाइम, है ना, 1 माइनस e की पावर माइनस x क्या होगा? ये तो यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा ना, तो सीडीएफ है, तो 0 2 लिखा है तो गलत लिखा है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके जी जी जी, ट्रांसफॉर्मेशन करके इजीली, तो सीडीएफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन करो, आ जाएगा। 54 में क्या है कि आपके पास 0 पे मास दे रखा है इतना है, और 1 2 3 4 पे इतना है, तो मतलब एक पीएमएफ आपको दे रखा है, और पूछ क्या रहा है कि कौन सा एलिमेंट ट्रू, ex निकालो, ex क्या है, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वो है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अगर इसका डेफिनेशन आपको दिक्कत हो इसमें, तो इसका डेफिनेशन होगा समेशन x प्रोबेबिलिटी एट x, x मोर देन 0 है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी लेनी पड़ेगी अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, उससे आ जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है, तो आप देख लीजिए फाइंड करके। यहाँ u भी 2 इंडिपेंडेंट IID रैंडम वेरिएबल है, ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ बस क्या है आपके पास, u भी IID ये है, तो डिफरेंस सिमेट्रिक होगा अबाउट 0। देखिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका मीन अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा तो हालांकि u माइनस v और v IID है ना, तो u माइनस v एंड v माइनस u का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, IID है इसीलिए, तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यस, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन IID है xy, तो x माइनस y और y माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, बिकॉज दे आर IID। तो यहाँ भी u माइनस v और v माइनस u का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर x एंड माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी है, इसका मतलब जो x है वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये 0 प्लस x है और ये 0 माइनस x है, तो 0 प्लस x 0 माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0। अगर ऐसा ना म्यू प्लस x एंड म्यू माइनस x, इसका अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मींस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू, है ना, तो पहला तो ट्रू है, सिमेट्रिक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u v डज नॉट डिपेंड ऑन v, तो इसका सिंपल ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, जैसे लैम्डा x है तो यहाँ पे दिक्कत है, जैसे हाँ, जैसे u अपॉन v ये ओके हो जाएगा मुझे लगता है, ये क्योंकि लैम्डा u अपॉन लैम्डा v कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पे आई थिंक लैम्डा u का करके देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा u एक नया रैंडम नंबर मान लीजिए, तो देखिए वो फ्री हो जाएगा इससे, तो उससे चेक अगर u into v लेती हूँ तो इंडिपेंडेंट है, तो फिर into expectation of v, expectation of u होती है lambda by 3 by lambda, 2 by lambda, and expectation of v also 2 by lambda, so 4 by lambda square, that is depend on lambda. okay, that is also fine. But what about ratio? रेशियो में आप e of u into e of 1 by v वैसे कर सकते हैं, हाँ, but it depends on lambda, then sure distribution depends on lambda, it's fine. But अगर if it comes free of lambda then you can say nothing, वो भी डिफरेंट हो सकता है, कई बार कैंसिल हो गया हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना, बट ठीक है, हाँ आप उसे देख सकते हैं। So you check u and 1 by v, उससे दिख जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u अपॉन v सिमेट्रिक अबाउट 1, तो इसका मीन निकाल के देखिए 1 आ रहा है क्या, फिर से ये IID है तो u अपॉन v एंड v अपॉन u will have same distribution, okay?
तो u अपॉन v एंड v अपॉन u विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका मीन फाइंड करके देखिए 1 आता है क्या? पहली बात मीन 2 आ रही है। 2 आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज 1, तो ऐसे ही आउट हो जाएगा फिर। ओके, दिस इज जॉइंट पीएमएफ एंड आप ये जस्ट फाइंड कर सकते हैं ई ऑफ एक्स गिवन डेफिनेशन से कंडीशनल पीएमएफ निकाल के। फिर एमजीएफ है y का, तो मार्जिन भी निकाल सकते हैं, ये यहाँ से जॉइंट से दिख जाता है, आप फाइंड भी कर सकते हैं हालांकि मार्जिन निकाल के, और EX भी निकाल सकते हैं जॉइंट MGF ऑफ दिस। तो इसमें अगर आप जैसे अगर ये जॉइंट ट्रू है सपोज, सो व्हेन यू पुट U0 है ना, U0 पुट करोगे तो Y का MGF आ जाएगा, V0 पुट करोगे उसका आ जाएगा, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो एक काम कर सकते हैं, जॉइंट है ना, तो जॉइंट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, तो वैसे भी सोच सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट होगा तब प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं है। ओके सॉरी, तो यहाँ पे जॉइंट है तो मतलब हाँ, अगर आप इसको U0 रखो एक बार V0 रखो, तो आपको सेपरेटली MGF मिल जाएगा, है ना। और अगर इसको प्रूफ करना हो आपको, तो प्रूफ करने के लिए है ना, मतलब मैच कर सकते हो ऐसे, अगर करेक्ट होगा तो ऑब्वियसली मार्जिन सेम आएगा, और प्रूफ करने के लिए वही फिर डेफिनेशन लगाने पड़ेंगे, तो उससे लंबा होगा। जैसे यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर आपने ये y का है ना, तो u को 0 रख दिया, तो u को 0 रख दिया तो ये आ जाएगा, ऑप्शन डी आया आ जाएगा ना, हाँ मतलब आ जाएगा ट्रू। तो वैसा आ जाएगा, ठीक है, करके देखिए, सॉल्व देखते हैं। अब यहाँ पे 57 कह रहा है कि xm is sequence of IID random variable with mean 0 variance 1, ठीक है, mean 0 variance 1 है। तो आपके पास yn है 1/n, तो ये y1 y2 y3 ऐसा मान लीजिए, और ऑप्शन ए ट्रू है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, आप देख लीजिए प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए ट्रू। अच्छा, तो उसके हिसाब से ट्राई करना पड़ेगा, कन्वर्जेस सेकंड मीन। तो इसका डेफिनेशन लगाइए, डेफिनेशन लगा के देखिए क्या आता है। फिर इसका डेफिनेशन आप अगर yn कन्वर्ज करेगी तो y प्लस 1/n भी कन्वर्ज करेगी 0 पे। तो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी वाला एक्सपेक्टेशन होगा ना? हाँ, कन्वर्जेंस से प्रोबेबिलिटी का मतलब तो एक्सपेक्टेशन होगा ना? नहीं एक्सपेक्टेशन क्यों, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, तो x yn डेफिनेशन लगा सकते हैं आप इसका, नहीं तो हालांकि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर वाला भी चीज है, तो ये बोल रही हूँ डेफिनेशन आप लगा के देख लो क्या होता है। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी टू दिस, तो जस्ट yn चेक कर लो, क्या yn कन्वर्ज कर रहे हैं इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो 1/n तो है, n टेंस टू पे 0 ही हो जाएगी। तो आप ये चेक करो yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, yn निकालिए क्या आता है, और yn तो इसका मीन है ना, तो ये तो इससे आ जाएगा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम से। सर, ऐसे वही बोल रही हूँ सर। हाँ, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाइए, EYN आप देखिए क्या आता है, उससे हो जाएगा। हाँ, सर वो है जो 0 आ रहा है। अच्छा, ये आपने सॉल्व किया है, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल। तो आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, और अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 नोन पैरामीटर है। सो दिस, तो ये सर ने सॉल्व करा जब रिग्रेशन पढ़ा रहे थे। There exists unbiased estimator of alpha 1, alpha 2, alpha naught, mu। ठीक है, तो इसका मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, दिन में बताऊंगा अभी, है ना। सर इसको इजीली हो जाएगा सर। कैसे? सर yt माइनस a अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1 t माइनस अल्फा 2 t स्क्वायर। हाँ, वो हो रहा है। अब अल्फा t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फिर? अल्फा t का डिस्ट्रीब्यूशन होगा y mu yt प्लस अल्फा t अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 t प्लस अल्फा 2 t स्क्वायर, ये होगा कोमा, मतलब हाँ सर, उससे मतलब वो म्यू का जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा, लेकिन t का कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है। इप्सिलॉन t का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, बाकी तो एज अ कांस्टेंट ये ट्रीट होगा। तो इप्सिलॉन t का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, t तो वो है नंबर्स है वहां पे 1 1। एक्चुअली यहाँ पे यू हैव 100 डिफरेंट ना, t फ्रॉम 1 to 100, t को 1 रखेंगे तो y1 y2 y3 y4, तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी ना वहां पे। हाँ, इस तरह से तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी उससे y1 से y100 तक, तो आपके पास जो मॉडल है, मतलब आपके पास टोटल 100 पॉइंट्स हैं,
y1 y2 y 100 है, देयर आर 100 पॉइंट्स, t की वैल्यू 1 to 100 है ना, देयर आर 100 पॉइंट्स। अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा, इज आर ट्रू, अल्फा 1 का अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा, अल्फा 2 का, अल्फा नॉट का, या ट्राई करके आऊंगी म्यू का। तो अगर आप लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का ट्राई करना चाहेंगे तो उसे भी कर सकते हैं, फिर वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर से आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा, ये है। तो हम लोग ये जानते हैं जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें तो जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आता है वो अनबायस्ड होता है सिंपल लीनियर मॉडल में, है ना। यहाँ पे ये सिंपल नहीं है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर वहां पे होता है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो आपको यहाँ चेक, हो गया सर, हाँ मल्टीपल लीनियर हो गया। हाँ मल्टीपल लीनियर हो गया यहाँ पे, मतलब ये टर्म यहाँ क्वाड्रेटिक में, ठीक है टर्म में, लेकिन कोई ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, कोई कोएफिशिएंट तो लीनियर ही है। हाँ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया, तो यहाँ पे ये टी बस वो है, तो आप इसको हाउ विल यू सॉल्व, तो अल्फा 2 का आई थिंक होगा प्रॉब्लम। इसमें क्या आंसर दे रखा है 58, तो ए बी टी जो है उसका एक्सेलेंट टी जो है ना उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके आना पड़ेगा उसको YT से, मतलब YT माइनस अल्फा नॉट ऐसे करके एक्सेलेंट टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर वहां से कुछ आएगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 का अनबायस्ड एस्टिमेटर आ जाएगा। अच्छा ये अल्फा नॉट और म्यू का नहीं आएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, इसका मेनली प्रूफ देखना पड़ेगा, हाउ टू प्रूफ। ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, अब ट्राई करके आओ, इसको ट्राई करते हैं। सो ये आपके पास एक ये हमने क्लास में किया था, v1 v2 v3 है इनर प्रोडक्ट, और u आपके पास वेक्टर है इस तरीके से कि इनर प्रोडक्ट u का v1 के साथ, u का v2 के साथ और u का v3 के साथ दे रखा है 1 2 3। तो बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c क्या होगा। एक तो है कि आप सिस्टम सॉल्व करो, दूसरा होता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि ये जो u है ना, u का कंपोनेंट, तो आपको क्या दे रखा है u डॉट v1 दे रखा है, u डॉट v2 u डॉट v3, और एक्चुअली v1 v2 v3 यूनिट वेक्टर है, v1 v2 v3 क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो एक यहाँ पे आइडेंटिटी आता है जो ये कंपोनेंट है ना u का, जैसे a है तो ये होगा u का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट अपॉन v1 का v1 के साथ, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, तो ये जस्ट 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना, v1 यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये जस्ट 1 दे ही रखा है क्वेश्चन में, ऊपर वाली वैल्यू 1 अपॉन 1 आ जाएगी। v जो है ना ये u v2 अपॉन v2 ये यूनिट वेक्टर है, तो ये 2 अपॉन 1 आ जाएगी, और c जो है ये b था u v3, फिर ये v3 आ जाएगी, तो ये 3 अपॉन 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। या दूसरा तरीका भी है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके फिर वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इक्वेशन तीन अननोन बनेंगे अगर आप ऐसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस टाइम a दिस टाइम b दिस टाइम, उस तरह से करना पड़ेगा तभी आ जाएगा। ये देखिए ये आपके पास क्या है 60 में टाइम है ना हमारे पास, हाँ, तो ओमेगा दे रखा है सैंपल स्पेस, ये सिग्मा फील्ड दे रखा है आपको। ठीक है, अब एक इवेंट की प्रॉपर्टी दे रखी है और रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन दिस, तो ये x1 is 1, मतलब ये हो गया है क्या x ओमेगा, तो ये सैंपल स्पेस का एलिमेंट है और ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, तो x का रेंज है 1 2, बस 1 2 3, और ये ब्रैकेट में जो ओमेगा है ये सैंपल स्पेस का एलिमेंट है 1 2 3 4। तो सैंपल स्पेस के है ना रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r, तो इन एलिमेंट्स का मैप क्या है वो दे रखा है रैंडम वेरिएबल में। तो आपसे पूछ रहा है x लेस देन इक्वल टू 2, समझिए, तो x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आपको देखना है x लेस देन इक्वल टू कहां है, x 1 है यहाँ पे, x यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3, तो यहाँ इवेंट अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 2 3, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 1 4 का, तो इन दोनों को यूज कीजिए आ जाएगा, है ना। तो 1 4 सर स्ट्रिप g से आएगा सर 1 4। अच्छा 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें, देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा,
इस सेट में 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 3 अरे 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें? 2 3 4 ना, 2 3 4 2 3 4 हाँ ये सैंपल स्पेस है ना 2 3 4, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ये जो 2 3 4 सेट है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लेस देन 2 था तो 1 2 3 आएगा इसमें, 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो जस्ट 4 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। समझिए x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे x is 1 x is 2, तो ओमेगा क्या है? ओमेगा 1 2 3, तो ये है इवेंट 1 2 3 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4, 1/4 होगा। तो 4 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और यहाँ क्या पूछ रहा है? ये तो पूछ रहा है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी थी क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, और 4 की यहाँ से आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट लेके 1/4, तो इसका आंसर 1/2 है, खत्म। इतना ही करना है, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट लिया तो 4 की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ दे रखी है मुझे, तो यहाँ से 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 और 1 की दे रखी है, यूनियन ले लेंगे तो ये आ गया, और डिसजॉइंट है तो यूनियन एक साथ। ये आपके पास फिर से इवेंट है, तो यहाँ भी पूछा था क्वेश्चन पहले ही आपने ना, ये डिफरेंस जो है डबल एक्सपोनेंशियल होगा, मॉड ले लिया तो एक्सपोनेंशियल 1 ही आ जाएगा, Exponential हो जाएगा हाँ। और उसके बाद ये डेल्टा मेथड यूज कीजिए, आ जाएगा ये। फिर आपके पास यहाँ पे आपका ये तो जस्ट उससे आ जाएगा, कंसीडर अ बर्थ डेथ प्रोसेस ऑन स्टेट फेज दे रखा है, तो बर्थ रेट्स दे रखा है आपको, डेथ रेट्स दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला से यूज कर लीजिए। यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हैं? लैम्डा नॉट फॉर्मूला आता है तो जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। पी नॉट हाँ, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 p1 म्यू सॉरी μ1 p1 p1, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन सारी वैल्यूज दे रखी है, आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ये है, तो ये जस्ट इस इक्वेशन से जो है उससे सॉल्व हो जाएगा, ये इजी है। ये सब क्लास में हमने डिस्कस किए ऑलरेडी, तो उससे सॉल्व करके देखिए उस इक्वेशन से। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है सैंपल की, और टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, जिसका वेरिएंस अटेन करता है क्रैमर और लोअर बाउंड। ओके, तो बेस्ड ऑन एबव डाटा क्या है रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टी, तो टी एक अनबायस्ड है जो यूएम भी हुई है, तो आपको पता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में यूएम भी हुई क्या आएगा, तो यहाँ मीन गिवन है आपको, तो जब मीन गिवन है तो यूएम भी वही बनेगी, क्या बनेगी? जब मीन गिवन है आपको, तो जब मीन आपको गिवन है तो सिग्मा स्क्वायर का कोई बताइए यूएम म्यू ई क्या होगा? नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में म्यू नोन है, तो सिग्मा स्क्वायर का यूएम म्यू ई क्या आता है? फॉर्मूला याद है आपको? मैं ऑप्शन दे जी, क्योंकि अगर म्यू नहीं दिया होता तो क्या आता? फिर अगर म्यू नोन नहीं होता तो यूएम म्यू क्या आता? ये वाला, ठीक है ना, ये याद रखिए आप। तो ये आपका, यही आपका एमएलई आता है, ठीक है ना, ओ सॉरी एमएलई 1/n के लिए आता है, वो जब दोनों म्यू सिग्मा नोन है दोनों, तो एमएलई 1/n टाइम ये आएगा, और जब म्यू नोन है तो ये आपका यूएम वो है, यूएम म्यू ही है, तो यही आपका टी है। अब तो इजी है ना, आपको n पता है, यहाँ से x1 x2 x3 x4 पता है, सारा डेटा पता है, म्यू पता है, पुट कर लीजिए। देखो अगर याद नहीं होगा तो क्या करोगे, तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। फिर डिराइव कैसे करेंगे? जो तरीका होता है कि कंप्लीट सफिशिएंट, फिर उससे 11 से लगा के आ जाएगा। ये चीज है। नेक्स्ट जो आपके पास 64 कह रहा है कि आपको एक CDF दे दिया, अब आपको टेस्ट करना है θ1 θ2, क्रिटिकल रीजन भी दे दिया आपको, तो लेवल एंड पावर तो पता ही आपको, लेवल का मतलब है सिग्निफिकेंस, लेवल का मतलब है टाइप 1 एडिंग प्रोबेबिलिटी, पावर का मतलब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 is 2। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, करके देखिए। और अगले क्लास में डाउट होगा, सिर्फ आज हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, अगले क्लास में डाउट करेंगे, तो आप सॉल्व करके आइए पूरा क्वेश्चंस, और फिर हम डाउट अच्छा इसमें रिग्रेशन के कितने क्वेश्चन मिले हैं? अभी हम डिस्कस किया, एक ही मिला ना अभी, तो एक या दो मिला, अभी तो एक ही मिला, आज एक ही मिला है, लास्ट क्लास में हो सकता है एक मिला हो, पता नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन अभी तो एक ही मिला है पूरा। आज 32 से स्टार्ट किया हमने,
तो लास्ट क्लास में एक भी नहीं मिला था, आज एक ही तो इसमें एक ही क्वेश्चन इसका मतलब आया है, फिर वही 2 मार्क्स का ही आया है इसका मतलब वो है रिग्रेशन का, है ना। तो अब होता क्या, बच्चा पूरा रिग्रेशन पढ़ रहा होता है 2-2 महीने तक, है ना, ऐसे भी होते हैं जो गेट के एस्पिरेंट है, लेकिन क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 1 या 2, इसमें तो एक ही दिखा मुझे, तो 1 या 2 नंबर के लिए इतना क्यों टाइम लगाते हो, ठीक है करना है, ठीक है, तो स्किप भी कर सकते हैं रिग्रेशन पार्ट आप। ये है मल्टीवेरिएट का 2-3 क्वेश्चन दिखे हमें, है ना, मल्टीवेरिएट के, तो उसमें ठीक है 2-3 क्वेश्चन है तो 5-6 नंबर का हो जाएगा, 4-5 नंबर का। सर लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंडम वेक्टर्स ये पोर्शन से रिग्रेशन एनालिसिस में है। लेकिन हम मल्टीवेरिएट में हमने वो, हालांकि टॉपिक मल्टीवेरिएट का, लेकिन उसने लिखा रिग्रेशन में है ना, रिग्रेशन में है सर, ये टॉपिक बहुत बड़ा आ चुका है। हाँ, तो वो हम इसलिए मल्टीवेरिएट में ही काउंट कर रहे हैं। तो वैसे रिग्रेशन मॉडल का एक क्वेश्चन मिला है जैसे हमें, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये तो हमने क्लास में भी किया था, कोलमोगोव-स्मिर्नोव टेस्ट। तो इसमें बस ये होता है कि इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स याद है किसी को, क्या था, मैक्सिमम मान लो D1 या D, अल्फा मॉड ऑफ fnx माइनस f0x, है ना, ये होता है। तो सिंपल आपको f0 यहाँ दे रखा है और ये डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पहले आप ऑर्डर कर लीजिए इसको, और ऑर्डर करके एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लीजिए। जैसे सबसे छोटा वाला है तो उसका 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 1 आ जाएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो ये आपका fn आ गया, मैं ये बोल रहा हूँ fn आ गया। तो f1 f2 f3 f4 इस तरह से, तो ये लिख लीजिए। फिर f0 यहाँ से देख लीजिए आप डेटा पॉइंट के हिसाब से, ये है ना, ये पहले ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, इसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में पहले ब्रेक करके फिर आप इसका डिफरेंस लीजिए, फिर dn की वैल्यू आ जाएगी, dn की वैल्यू आ गई, और ये क्रिटिकल रीजन यहाँ दे रखा है कि जो आपका d अगर इससे ज्यादा आया, है ना, तो ये क्रिटिकल रीजन है। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है 0.669, तो आपको देखना आपका d क्या आया, इधर आ रहा है या इधर आ रहा है ना। तो अगर क्रिटिकल रीजन ये है तो आपका d 0.669 से आगे आया तो इसका मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हैं h0 को। आपका d अगर इससे कम आया तो आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब सॉल्व हमने क्लास में किया है, फिर से करके देखिए। तो अगली क्लास में डाउट डिस्कशन होगा। तो आप अभी सब लोग देखो, अगर आपने 2-3 बार सॉल्व कर भी रखा, फिर भी मेरे कहने पे एक बार फिर सॉल्व करो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 से स्टार्ट करके 65 तक एक एक क्वेश्चन आराम से करो, सभी समझने के लिए। एंड में मॉक टेस्ट के जैसा करना है, 2-3 बार कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पता है, तो देन यू सॉल्व एज अ मॉक टेस्ट कि क्या 100 में 100 ला पा रहे हैं। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पता है तो आपके एग्जाम में जो 24 में आने वाले क्वेश्चंस है ना, वो भी ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होंगे, इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, कुछ नया नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आने वाले एग्जाम में भी कर पाओगे आप, ये है। ऐसा नहीं होगा PYQ हो रहा वहां नहीं होगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो है नया क्वेश्चन कुछ आएगा, लेकिन आप कर पाओगे। इसलिए इसको एक बार ढंग से सॉल्व करो रात को बैठ के। अभी कल अगर कल वो पवन से क्लास लेते, ठीक है, तो फिर मैं ही क्लास लूंगा, तो कल हम लोग इसका डाउट डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जैसे एक रिग्रेशन का क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन मैं ट्राई करता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे आपके वो हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर आप कर ही लेंगे, 2-4 ही बचेगा मुझे लगता है। तो फिर उसके बाद 2022 का गेट का PYQ डिस्कस करेंगे डाउट करने के बाद, ठीक है। तो आप लोग करके आइए, हम लोग अभी जैम का भी क्लास होगा ना थोड़ी देर बाद, तो हम लोग जैम का डिस्कस करेंगे। अभी आज क्या है, आज मॉक टेस्ट 3 का डिस्कशन है, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।